पार्क से रोई एक शैतान और नटखट लड़का था, इसलिए अक्सर उसे टीचर से सजा मिलती थी। कभी पानी से भरे बाल्टी सिर पर रखकर खड़ा रहता, लेकिन उसके दिल में बहुत दया थी। उसका बिल्कुल उल्टा था गुनवोन, एक अमीर बाप का जिद्दी लड़का जो बच्चों को अक्सर परेशान करता था। दूसरी पीढ़ी का टाइकून था, इसलिए कोई उसे पंगा नहीं लेता। सैरोई ने जब ये अन्य देखा, जल्दी खड़ा हो गया, लेकिन उसके दोस्त सू आह ने रोका, उसे मत छेड़ना, अगर बुरा मान गया तो तेरी पूरी फैमिली को झेलना पड़ेगा। पर सैरोई ने फिर भी हिम्मत की, आगे बढ़ा और गुनवोन को सबके सामने समझने लगा। गुनवोन को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अपनी इज्जत बचाने के लिए गुनवोन ने सैरोई को लड़ाई के लिए ललकारा। जब दोनों लाड़ने वाले थे तभी टीचर आ गया, लेकिन टीचर भी अमीर घराने से डरे हुए थे तो कुछ नहीं कहा। ग्यूनवॉन ने फिर से सैरोई को चिढ़ाया। सैरोई से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने ग्यूनवॉन को पंच मार दिया। पता भी नहीं था कि एक एक्शन से उसके परिवार पर मुसीबत टूट पड़ेगी। उसके पिता एक बड़ी कंपनी में काम करते थे जिसका मालिक था गुनवॉन का बाप। सैरोई को स्कूल में डंडा मारकर सजा दी गई और प्रिंसिपल ने ग्यूनवॉन से माफी मांगी। फिर प्रेसिडेंट जंग ने सैरोई के पिता को बुलाया। वो प्रेसिडेंट पहले तो समझदार लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता ने सालों तक काम किया है, मैं तुम्हें जेल नहीं भेजना चाहता। सैरोई के पिता ने शुक्रिया कहा, लेकिन फिर प्रेसिडेंट जंग ने एक शर्त रखी कि मेरे बेटे से माफी मांगो घुटन टेक कर। पर सैरोई ने सीधे मना कर दिया। उसने कहा, मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि अपनी इज्जत कभी नीचे मत करना। प्रेसिडेंट जंग गुस्से से कांप गया, लेकिन सैरोई के पिता खुशी से मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा, मैं गर्व करता हूँ अपने ईमानदार बेटे पर। ये सुनते ही प्रेसिडेंट जंग ने सैरोई के पिता को नौकरी से निकाल दिया। सैरोई गिल्ट में डूब गया। उसके कारण से सब कुछ चला गया। दोनों बाप बेटे एक छोटी सी बार में बैठकर दिल की बात करते हैं। पापा कहते हैं, अगर हम सच्ची के साथ हैं तो कभी पछताना नहीं चाहिए। ये दोनों बाप बेटे खुशी से बैठकर पीने लगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली तूफान तो अभी बाकी था। अगले दिन नोटिस बोर्ड पर लिखा था, सैरोई को स्कूल से निकाल दिया गया है। अब ना नौकरी थी न स्कूल। उसके पिता ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी से एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। सू आह अक्सर उसके साथ वहां आकर खाना खाती थी। तभी एक और बड़ा हादसा हो गया। अनजाने में ग्यूनवॉन भी सू आह को पसंद करने लगा था। वो उससे फ्लर्ट करता था, लेकिन सू आह सिर्फ से रोई को चाहती थी। ये बात ग्यूनवॉन को और भी जलान से भर देती थी। एक रात जब सैरोई के पिता बाइक से खाना पहुंचा रहे थे, ग्यूनवॉन ने कार से उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। उनका एक्सीडेंट हो गया और वो पहाड़ से गिर गए। सैरोई के जिंदगी का अकेला सहारा उससे छीन गया। उसका पिता, जो उसका सब कुछ था, उसका गर्व, उसकी हिम्मत। जब सैरोई गम में डूबा था, तब पुलिस आए और बोले, दूसरी पार्टी समझौता करना चाहती है। सैरोई का दिल टूट गया। एक इंसान की जिंदगी को मजाक बना दिया गया था। सू आह ने जमीन पर गिरे कुछ पेपर उठाए और उसने एक फोटो देखी। ग्यूनवॉन की कार की नंबर प्लेट भी मिलती थी। साफ था कि टाइकून और पुलिस मिलकर किसी और को दोषी बना रहे थे। गुस्से से भर गया सैरोई और सीधा ग्यूनवॉन को ढूंढने निकल गया। बारिश हो रही थी। सैरोई ने उसे अस्पताल के बगीचे में ढूंढा निकाला। ग्यूनवॉन उसको देखकर घबरा गया। सैरोई ने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। जिसके लिए पिता पूरी दुनिया था, उसने उसी से सब कुछ छीन लिया। उसने तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया, और जब वो उसे पत्थर से मारने ही वाला था, तभी सो आह पुलिस को लेकर आ गई। पुलिस ने बंदूक तान दी। पत्थर नीचे रखो वरना गोली मार देंगे। सैरोई ने पत्थर नहीं रखा। तभी एक पुलिस ने गोली चलाने के लिए ट्रिगर दबाना शुरू किया। उस नाजुक पल में सू आह बीच में आ गई। उसने सैरोई से कहा, तुम्हारे पिता ये सब देखते तो टूट जाते। पिता की याद आते ही सैरोई का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। उसने पत्थर छोड़ दिया। पुलिस ने बंदूक हटा ली, लेकिन सैरोई का दिल टूट चुका था। वो बदला नहीं ले पाया। इस घटना के बाद उसे जेल भेज दिया गया। जेल में प्रेसिडेंट जंग, जंगगा ग्रुप का सीईओ, उसको मिलने आया और बोला, मैं तुझे माफ कर दूंगा, बस मेरे बेटे से घुटन टेक कर माफी मांग ले। ये सुनकर सैरोई का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से में कहा, झुकना चाहिए तो तुम्हारे बेटे को, मुझे नहीं। प्रेसिडेंट जंग ये सुनते ही उस पर चिल्लाया, धमकाया, अब देखना मैं तुम्हें जिंदगी भर कैसे तड़पाता हूँ। उसने अपने वकील से जान लिया कि सू आह सैरोई की करीबी दोस्त है, तो तुरंत सू आह को अपना घर बुलाया। उसे पता था कि उसके पास कॉलेज के लिए पैसे नहीं है, तो उसने उसको पैसे का लालच दिया ताकि वो उसके बेटे जंग ग्यूनवॉन के सपोर्ट में झूठी गवाही दे। सू आह ने सीधा पूछा, कितना पैसा दोगे? ये सुनकर चेयरमैन हंस पड़ा। उसे सू आह की लालच पर मजा आया। तभी ग्यूनवॉन आया। वो पहली बार अपने किए पर शर्मिंदा था। कह रहा था कि वो आत्मसमर्पण करना चाहता है, लेकिन चेयरमैन ने रोका। तू कबूल नहीं करेगा, तेरे जगह कोई और करेगा। मेरा बेटा कभी अपराधी नहीं बन सकता। ये सुनकर ग्यूनवॉन चुप हो गया। उसका दिल भी टूट गया, लेकिन विरासत के लिए उसने बाप की बात मान ली। चेयरमैन उसे एक फार्म ले गया। एक मुर्गा पकड़ के बोला, मारे इसे। वो चाहता था कि उसका बेटा और ज्यादा निर्दयी बन जाए, और गुणवोन बिना कुछ बोले वो सब करता गया। चेयरमैन ने ये देखकर एक डरावनी हंसी दिखाई। अगले दिन सैरोई की अदालत में सुनवाई थी। 3 साल की जेल हो गई। हत्या के जुर्म में का प्रयोग करें। दरअसल जिसे चेयरमैन ने दोषी बनाया था उसे मार दिया गया और इल्जाम डाल दिया गया सैरोई पर। एक ईमानदार पुलिस अधिकारी सब कुछ जानता था, लेकिन कमिश्नर को पैसे मिल चुके थे। उसने मुंह बंद कर लिया। जेल के पहले दिन ही सीनियर कैदियों ने
सेरोई को घुटनों पे बैठने को कहा, लेकिन सैरोई जोर से हंस पड़ा। सब हेयरन रह गए। असल में चेयरमैन ने जेल के अंदर भी सायरोई को मरने का बंदोबस्त कर रखा था। सुआह उसे मिलने आई। उसका जख्मी चेहरा देखकर उसका दिल टूट गया। उसने रोने लगकर कबूल किया, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें धोखा दिया। पैसों के लिए सेरोई ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। उसने सिर्फ मुस्कुराकर बोला, मुझे तुम अब भी पसंद हो सुआह। जेल से निकलकर मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। सुआह ने कहा, मैं चाहती हूँ तुम एक दिन इतने अमीर बानों के उस टाइकून से बदला ले सको। जेल के दौरे सईरोई की दोस्ती एक पुराने गैंगस्टर से हो गई। वो गैंगस्टर उसके लिए काफी इंस्पायरिंग था। उसने सेरोई को धैर्य और रणनीति सिखाई। जेल से छूटने के बाद सेरोई सीधा उसे जगह गया जहां उसके पिताजी का छोटा सा पब हुआ करता था। वहीं खड़े होकर उसने वादा किया, मैं बदला लूंगा पिताजी, आपका सपना पूरा होगा। उसने तुरंत जंगा ग्रुप के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी, और उस आदमी का भी जिसकी वजह से उसके पापा की जान गई, जंग ग्यूनवॉन। सईरोई सुआह के दिए पता पर गया, एक बिजी शहर जिसका नाम इटावन था। उस दिन इटावन में त्योहार चल रहा था। सड़कें रोशन थी, संगीत, भीड़ और ऊर्जा चारों तरफ। सेरोई घूम ही रहा था कि अचानक सुआह दौड़ के उससे गले लग गई। सायरोई थोड़ा हैरान था, लेकिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुआह ने बताया कि वो अब जंगा ग्रुप में काम कर रही है, लेकिन सईरोई ने उसे दोष नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, मैं अब 7 साल के लिए समुद्री जहाज पर काम करूंगा, तो हम अलग रहेंगे। अगले दिन सायरोई ने शिपिंग कंपनी ज्वाइन की और वाकई 7 साल पलक झपकते ही गुजर गए। अब सुआह जंगा ग्रुप में सीनियर बन चुकी थी। चेयरमैन भी उसका सम्मान करता था। ग्यूनवॉन 7 साल से उस पर लाइन मार रहा था, लेकिन सुआह ने कभी हाँ नहीं किया। उसका दिल अब भी सिर्फ सेरोई के लिए धड़क रहा था। एक शाम सुआह ने काम खत्म किया और चली गई इटावन स्ट्रीट पर, जहां उन लोगों ने 7 साल पहले मिलने का वादा किया था, और वहां सईरोई सच में उसका इंतजार कर रहा था। सुआह ने उसे देखा, आंखों में चमक थी और दिल भर आया। सेरोई ने 7 साल पहले जो सपना देखा था, एक रेस्टोरेंट खोलने का, आज वो सपना सच बन गया था। रेस्तरां का नाम था डैन बैम। आज उसका ग्रैंड ओपनिंग था, लेकिन शाम तक एक भी ग्राहक नहीं आया। इटावन स्ट्रीट का किराया भी काफी महंगा था। उसके बगल में था इटावन हाई स्कूल, जहाँ कुछ लड़कियां एक और लड़की को धमका रही थी। उन्हें क्या पता था, जिसे वो सता रही थी वो थी जो यीसियो, एक जिद्दी, निडर और थोड़ी सी खतरनाक लड़की। यीसियो ने तुरंत अपना फोन निकाला और पूरा सीन लाइव कर दिया। क्लिप वायरल हो गया, इंस्टेंट फेम मिल गई, लेकिन क्लिप की वजह से उसकी माँ गुस्से में थी और यीसियो को मारने आई। पर सबसे बड़ी बात ये थी, यीसियो का दोस्त पूरा सीन सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा था। यीसियो कोई आम लड़की नहीं थी, शैतानी में भी जीनियस थी। उस डरावनी माँ को यीसियो ने ऐसे डांट दिया कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जब उस औरत ने हाथ उठाया, सायरोई ने तुरंत आके बीच में रोक दिया, लेकिन यीसियो ने तो उसी पल का फायदा उठाया और थप्पड़ जड़ दिया उस माँ के गाल पर। सायरोई कुछ समझ नहीं पाया और यीसियो के पीछे दौड़ गया, माफी मांगने को बोला, लेकिन यीसियो ने झूठ बोल दिया, मेरे पापा उसकी वजह से मर गए। और जैसा ही सायरोई झुकता है, यीसियो ने दरवाजे से झांका और चीखी, मैं मजाक कर रही थी, बेवकूफ। तब समझ आया कि यीसियो भी एक जिद्दी और टेढ़ी लड़की है, बिल्कुल सायरोई की तरह। प्रिंसिपल को हर बार गुस्सा दिलाती थी, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। दूसरी तरफ जंगा कंपनी में ग्यूनवॉन एक नए पब प्लान का प्रेजेंटेशन दे रहा था, इटावन स्ट्रीट में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। सुआह ने तुरंत विरोध किया और चेयरमैन ने योजना को बेकार कहकर सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया। गुस्से में आके चेयरमैन ने पूरी इटालियन की दुकानें सुआह के जिम्मेदारी में दे दी। इससे परेशान होकर गुनवोन ने उसे धमकाया, लेकिन सुआह ने भी उसे जोरदार जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही वारिस हो? चेयरमैन का एक बेटा और भी है, और ये बेटा कोई और नहीं बल्कि ग्यूनसू था, यीसियो का दोस्त और ग्यूनवॉन का छोटा भाई। आज ग्यूनसू और यीसियो बाइक पर घूमे गए थे इटावोन, लेकिन अचानक ब्रेक लगना पड़ा और यीसियो सीधा हवा में उड़ गई। तभी पास में से रोई पत्रक बंट रहा था। उसने बिना सोचे दौड़ लगाई उसे बचाने के लिए, लेकिन जैसा ही उसने लड़की का चेहरा देखा, याद आया ये तो वही जिद्दी लड़की है। गुनसू दौड़ के पूछता है क्या हुआ, लेकिन यीसियो ने उसके सर पर चप्पल जैसी मार डाली। सईरो ये कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसका सर घूम गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। पता चला कि वो ओवरवर्क का कारण बेहोश हुआ था। इधर चेयरमैन को पता चला कि सायरोई ने इटावन में रेस्तरां खोला है, तो उसने सुआह को बोला उसका कुछ ऐसा करो कि वो गिर जाए। सुआह के लिए ये फैसला मुश्किल था, एक तरफ भावनाएं, दूसरी तरफ पैसा, लेकिन आखिर में उसने पैसा चुना और चेयरमैन की बात मान ली। इधर सायरोई अस्पताल में आंख खुलता है। यीसियो ने उसे डांटा, पत्रक बांटना पुराना जमाना हो गया। उसने उसको समझा कि सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करें और कैसे लोगों तक तेजी से पहुंचे। सायरोई ने उसकी बात ध्यान से सुनी और धन्यवाद कहकर चला गया। उसी रात यीसियो और उसके दोस्त इटावन के सबसे व्यस्त जंगा पब में
अनुभव लेने गए और हाँ, वहाँ सच में भीड़ थी। लॉग लाइन में खड़े थे। जब सुआह अंदर गई, उसने देखा कि कुछ लड़के 18 साल से छोटे हैं। उसने तुरंत उन्हें रेस्टोरेंट से निकाल दिया, तो वो तीनों सीधा चल दिए सामने वाले रेस्टोरेंट डैनबैम की तरफ। जैसे ही वो अंदर गए, उनका सामना हुआ पार्क से। रेस्टोरेंट खाली था और वेटर ने ये जानते हुए भी कहा था कि वो कम उम्र का है, उन्हें बैठने दिया। यीसियो ने जैसा ही खाना ऑर्डर किया, उसने तुरंत महसूस किया, समझ गई यहाँ लोग क्यों नहीं आते। जगह आउटडेटेड लग रही थी और बोरिंग। सेरो ये भी बाहर गया देखने के लिए कि बाकी रेस्तरां के ग्राहक कैसे आकर्षित होते हैं। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई सुआह से। उसने कहा, 2 महीने हो गए, समझ नहीं आ रहा लोग आ क्यों नहीं रहे। जब सुआह वापस डानबेम पहुंची, उसने पहचान लिया वो ग्रुप अभी तक माइनर है। उसने तुरंत पुलिस बुला ली। तब तक अंदर यीसियो का एक दोस्त स्टाफ के साथ बदतमीज कर रहा था। सायरोई ने बीच में आके दांता, पर लड़का नशा में था। उसने कॉलर पकड़ लिया, गाली दी और पंच मार दिया। लेकिन उसी वक्त एक एम्प्लॉय चोई स्यूंग क्वोन, जो पहले गैंगस्टर था, बीच में आया और उस लड़के को जोर का थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसने गरम सूप का टपकता पतीला उसके पैर पर डाल दिया। सब समझ गए ये आदमी आम एम्प्लॉय नहीं है। तभी पुलिस आई और बताया कि किसी ने रिपोर्ट किया था कि यहाँ माइनर्स बैठे हैं। सबको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। साफ वर्डिक्ट आया, डैनबैम 2 महीने के लिए बंद। स्यूंग क्वोन गौस्से में चिल्ला पड़ा। पूरा सीन हीटेड हो गया। तभी आया जंग ग्यूनवॉन बेल पेपर्स लेकर और अपने बाप जंग जांगा ग्रुप के सीईओ के कहने पे हंस के सायरोई का मजाक उड़ाने लगा। उसके लिए ये एक गेम था, पर सायरोई के लिए एक बेइज्जती का मोमेंट। पुलिस ने जैसे ही सुना कि ये सीईओ का बेटा है, उसे बिना किसी पनिशमेंट के छोड़ दिया। लेकिन सायरोई रुक गया और कहा, अगर मैं गिल्टी हूँ तो ये भी गिल्टी है। उसने चीख के पूछा, सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि इसका बाप अमीर है? ये इंसाफ है क्या? पुलिस चुप थी और सायरोई वहाँ से चला गया। यीसियो उसके पीछे भागी। क्या तुम पागल हो? 2 महीने तक बंद होने का मतलब समझते हो? तुम्हारी बर्बादी हो सकती है। यीसो ने सायरोई को डांटा, तुम हमेशा सीधा बोलते हो, कभी झुकना सीखा ही नहीं। लेकिन सायरोई भी छुप नहीं रहा। तुम बस एक ऐसी लड़की हो जो सब कुछ बर्बाद करना चाहती है। दोनों के बीच जोरदार टकराव हुआ। तभी ग्यूनवॉन वहाँ आया और जानबूझकर पुरानी बात छेड़ दी। वही दिन जब उसने सायरोई के पापा को मार दिया था। उसका बस एक ही मकसद था, सायरोई को गुस्सा दिलाना। लेकिन इस बार सायरोई ने सब्र रखा। उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं वो केस दोबारा खोलूंगा और तुझे उस मर्डर का हिसाब देना ही पड़ेगा। तुझे सजा दिला के रहूंगा। ये सुनकर ग्यूनवॉन का चेहरा जर्द पड़ गया और यीसो जो पास ही खड़ी थी, उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने सोचा, मैं इस लड़के की मदद जरूर करूंगी। ये जो बदले की आग है, मैं भी इसमें उसका साथ दूंगी। अगले दिन यीसो और ग्यूनसू को स्कूल में पनिशमेंट मिला, 100 बार आई एम सॉरी लिखने का। लेकिन यीसो ने एक भी लाइन नहीं लिखी, बस एक स्केच बनाया सायरोई का। उसका एटीट्यूड उसके दिल को छू गया था। उसी रात यीसो ने इंटरनेट पर सर्च किया उस मर्डर केस के सभी रिकॉर्ड्स ढूंढने के लिए। हर दिन वो सायरोई के बंद रेस्टोरेंट के पास से गुजरती थी, एक छुपी सी उम्मीद के साथ। एक हफ्ते बाद नए साल का त्योहार आया। सब लोग सेलिब्रेशन मूड में थे। यीसो एक बार गई और आईडी दिखाकर प्राउडली बोली, मैं अब 18 की हो गई हूँ। लेकिन दोस्तों के साथ ड्रिंक करते हुए भी उसका मन खुश नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, सायरोई। दूसरी तरफ सायरोई की मुलाकात हुई सुआ से, एक पुरानी कॉफी शॉप में। उसे ये नहीं पता था कि पुलिस को टिप देने वाली कोई और नहीं, सुआ थी। जिस वजह से उसका रेस्टोरेंट 2 महीने के लिए बंद हो गया, वो तो उसे अपने दिल की बात कहने ही वाला था। उस रात जब यीसो घर जा रही थी, तो बार का एक बेशरम आदमी उसका पीछा करने लगा। उसका इरादा साफ था, वो जबरदस्ती करना चाहता था। यीसो ने जोर से मना किया, पैसे उसके मुंह पर फेंके और बोला, चल निकल यहाँ से। लेकिन वो और भड़क गया और उसने यीसो को थप्पड़ मार दिया। यीसो ने हिम्मत दिखाई, लेकिन वो आदमी पीछा करता रहा। वो भाग के एक अंधेरी गली में चली गई और एक मेंस वॉशरूम में छुप गई। वहीं उसकी दोबारा मुलाकात हुई सायरोई से। सायरोई शर्मा गया, लेकिन यीसो हल्का सा मुस्कुराई। तभी वो बेशरम आदमी भी अंदर आ गया। एक्टिंग करने लगा, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन सायरोई ने यीसो के चेहरे पर चोट देखी और तुरंत सब समझ गया। यीसो ने हेल्प मांगी और सायरोई ने बिना कुछ सोचे समझे उस गुंडे की धुआंधार पिटाई कर दी। बूम। उस रात सायरोई और यीसो एक साथ भाग गए और रास्ते में उनकी मुलाकात हो गई सुआ से। तीनों ने मिलकर भागना शुरू कर दिया। यीसो को पहली बार भागने में मजा आया, लेकिन जब सुआ ने देखा कि सायरोई यीसो के लिए इतनी चिंता कर रहा है, तो उसके दिल में जलन सी उठ गई। रास्ते में दोनों ने अलविदा कहा, पर यीसो रुक गई और बोली, एक ड्रिंक पीने चलो, आज मेरी मदद की तुमने, थैंक यू कहना है। उसने सायरोई से कहा कि वो उसके रेस्टोरेंट का प्रमोशन अपने इंस्टाग्राम पर करेगी। तब तक सायरोई पानी लेने चला गया और यहाँ 2 लड़कियों के बीच ड्रामा शुरू हो गया। सुआ ने नखरे से कहा, सायरोई मुझे पिछले 10 साल से पसंद करता है। यीसो ने बिना हिचकिचाए कहा, तो क्या हुआ, मुझे भी सायरोई पसंद है। माहौल गर्म हो गया, ताने, तंज और जहरीली बातें। सुआ ने इल्जाम लगाया, तुम्हारी वजह से ही उसका रेस्टोरेंट बंद हुआ। लेकिन यीसो ने सीधा पूछा, पुलिस को रिपोर्ट किसने किया था? सुआ का चेहरा सफेद पड़ गया। यीसो
यीसो ने आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने जिसे प्यार किया उसी की पीठ में छुरा घोंपा। सुआ ने अपना गुनाह एक्सेप्ट किया और यीसो को चैलेंज दिया, जो मर्जी कर लो, सैरोई तो मुझे ही चाहेगा। थोड़ी देर बाद सैरोई वापस आया पानी लेकर। सुआ ने सोचा कि वो सच बताकर उसे अपनी तरफ कर लेगी। उसने सब कुछ बता दिया, लेकिन सैरोई सिर्फ इतना बोला, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। सुआ का चेहरा झुक गया और वो वहाँ से निकल गई। अब सिर्फ सैरोई और यीसो बचे थे। उन दोनों ने शांत होकर ड्रिंक किया। यीसो ने हर वो कमी बताई जो रेस्टोरेंट में थी, डेकोरेशन से लेकर मेन्यू तक। धीरे धीरे सैरोई नशा में बह गया और अपना दिल खोल के रख दिया। यीसो का दिल और भी पिघल गया। उससे कब प्यार कर बैठी उसे खुद भी समझ नहीं आया। जब सैरोई उठने लगा तो वो नशा में गिर गया। यीसो ने उसे संभाला और एक गहरा जज्बाती किस दे दिया। अगली सुबह सैरोई हॉस्पिटल में आंख खोला। उस किस के बारे में उसे कुछ याद नहीं था। उस वक्त यीसो अपनी माँ से दिल की बात कह रही थी, मुझे एक लड़का पसंद है, उसकी जिंदगी मुसीबत भरी है, उसके दिल में बदले की आग है और मैं उसमें उलझ चुकी हूँ। माँ ने तुरंत मना किया, ये सब छोड़ दो बेटा, दर्द ही मिलेगा। यीसो भी उलझन में थी। उसने एक कॉइन उछाला, अगर हेड्स आया तो सब छोड़ देगी। कॉइन ने हेड्स दिखाया, लेकिन यीसो बोली, मैं इसे टेल्स मान रही हूँ। और फिर क्या था, खुशी में पागल होकर सीधा भाग गई सैरोई के डैन बैम पब में। जैसे ही उसने सैरोई को देखा, उसका दिल एक बार फिर उसी पे आ गया। उसने तुरंत डिसाइड किया, मैं इस रेस्टोरेंट की मैनेजर बनूंगी और उसका सपना पूरा करूंगी। तभी एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, जांगा ग्रुप के प्रेसिडेंट का इलेजिटिमेट बेटा जांग गुनसू। ग्युनसू की माँ उसके बाप को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी और बाप ने भी उसे अपना नहीं माना। कई सालों तक ग्युनसू ने अकेला स्ट्रगल किया, जीने के लिए हर छोटी बड़ी जॉब की। जब उसने सैरोई के अंदर वो इंसानियत देखी तो उसने डिसाइड किया, मैं इस आदमी के लिए काम करना चाहता हूँ। अब डैन बैम में 5 लोग हो गए थे। सैरोई ने बोला, इतनी छोटी जगह में मैनेजर की क्या जरूरत। लेकिन यीसो ने तुरंत फ्लॉस पॉइंट आउट किए। स्टाफ हाथों से फूड सर्व करते हैं, अनहाइजीनिक, मेन्यू बोरिंग है, कुछ भी स्पेशल नहीं, रेस्टोरेंट में कोई एम्बियंस नहीं, प्लेटिंग तो देख के लोग भाग जाए। सैरोई ने सब कुछ ध्यान से सुना और दिल से एडमायर किया और उसने तुरंत उसे मैनेजर बना दिया। उसने स्टाफ को बोल दिया, अब से सब कुछ यीसो के हिसाब से चलेगा। उसी वक्त दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जांग घबरा गया। उसने देखा एक फीमेल इन्वेस्टर ने कंपनी के काफी शेयर्स ले लिए हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो वो शेयर होल्डर बन के उसकी कुर्सी छीन लेगी। डरा हुआ प्रेसिडेंट उस डायरेक्टर से मिला, तुम्हारा प्लान क्या है, उसने पूछा। वहीं यीसो ने सबसे पहले वॉल तोड़ दी ताकि रेस्टोरेंट एक्सपैंड हो सके। फिर अपना डिजाइन का टैलेंट लगाया, डैन बैम को एकदम नए लुक में बदल दिया। थोड़ी देर में जगह इतनी सुंदर लगने लगी कि लोग सिर्फ फोटोज लेने के लिए आने लगे। फिर आया ग्रैंड रीओपनिंग का दिन। यीसो ने इंस्टाग्राम पे धमाका कर दिया। उसका सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग था और उसने उस पावर का 100% यूज किया। डैन बैम में भीड़ लग गई, बाहर लोग लाइन में खड़े थे, स्टाफ बिजी थे, लेकिन हर किसी के चेहरे पे स्माइल थी। दूर से सुआ सब देख रही थी, उसके अंदर जलन की आग जल उठी। सैरोई अंदर ही अंदर यीसो पर प्राउड फील कर रहा था। उस दिन का टोटल रेवेन्यू था 30 लाख वॉन। अगले दिन प्रेसिडेंट जैंग और सुआ इतेवॉन स्ट्रीट पर चल रहे थे नए हालात देखने के लिए। उसने अपनी असली नियत बताई। वो चाहता था कि सुआह उसके बेटे जंग ग्युनवॉन से शादी करे, लेकिन सुआह को न सिर्फ उससे बल्कि उसकी सोच से भी नफरत थी। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उठ के डैनबम रेस्टोरेंट के दरवाजे तक चली गई। वहां जब प्रेसिडेंट ने देखा कि रेस्टोरेंट लोगों से भरा हुआ है, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आया। उसने सुआह से कहा कि वो कुछ ऐसा करे कि रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचे। कुछ दिन बाद भी डैनबम उतना ही बिजी था जितना पहले दिन था। उस दिन हेड शेफ छुट्टी पर थी, इसलिए पार्क से रोई खुद किचन में उतर आया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल गया। कुछ कस्टमर्स ने शिकायत की, खाने में बाल था। एक दूसरी टेबल से आवाज आई कि खाना बिल्कुल फीका है। सबको समझ आ गया कोई तो दिक्कत है। असली प्रॉब्लम थी चोई ह्यूनयी, जिसका काम ध्यान से नहीं हो रहा था। यीसो बहुत गुस्से में थी। उसने ह्यूनयी को डांटा और कहा कि अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो फुल फोकस के साथ काम करो। उसने सेरोई को सजेस्ट किया कि ह्यूनयी को फायर कर देना चाहिए, वरना रेस्टोरेंट बंद हो सकता है। लेकिन सेरोई का नजरिया अलग था। उसने ह्यूनयी को बुलाया, उसकी गलती समझाई, लेकिन फायर करने के बजाय उसकी सैलरी डबल कर दी। उसने सिर्फ एक बात कही, तुम इस पैसे के लायक हो, अब प्रूव करो। उसकी बात ने पूरे स्टाफ को जगा दिया। एक छोटी सी स्पीच में उसने सबको याद दिलाया कि गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अगर हम एक साथ खड़े हैं तो हर प्रॉब्लम का हल है। सबके चेहरे पर उम्मीद थी, बस यीसो थोड़ी उदास थी क्योंकि सेरोई ने उसकी बात नहीं मानी थी। अगली सुबह यीसो की मुलाकात कुछ पुराने स्कूल के बुली फ्रेंड्स से हो गई। वो उससे जलील करना चाहते थे, उसके कपड़े उतारने की धमकी दी, लेकिन तभी वहाँ टाइम पर जंग ग्युनसू आ गया। उस टकराव में उस लड़की ने कबूल किया कि पुलिस को बुलवाने वाली वो ही थी जिसने उनको पकड़वाया था। तभी उसने रियलाइज किया कि उसने गलती से सुआह को दोषी समझा था। गुस्से में उसने उसको थप्पड़ मार दिया। दूसरी दोस्त आगे बढ़ी, लेकिन उसको भी मारा। दोनों लड़कियां डर गईं, पीछे हट गईं, और तभी साबित हुआ यीसो भी उतनी ही जिद्दी है जितना सेरोई। अगले कुछ दिनों में यीसो रोज किचन चेक करती थी। उसकी वजह से ह्यूनयी ने अपने कुकिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट लाई। सेरोई ने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स सुलझा लिए और रेस्टोरेंट फिर से ग्रो करने लगा। उसी वक्त एक पब में सुआह अकेली बैठी थी, प्रेसिडेंट की बातें याद कर रही थी। उसने पूछा था, तुम किसकी साइड में हो? वो बातें इतनी चुभ गई थी कि सुआह ने पीना शुरू कर दिया, इतना ज्यादा कि वो नशा में हो गई। रात को वापस जाते वक्त उसकी मुलाकात से
रोई और उसके ग्रुप से हो गई। जब सबने देखा कि ये पर्सनल बात है तो सब चले गए, बस यीसो वहीं रुक गई। सू आह ने नशे में झूमते हुए अपने दिल की बात कह दी। उसकी आंखों की चमक ने से रोई का दिल छू लिया। माहौल एकदम रोमांटिक हो गया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए, बस किस होने ही वाला था कि अचानक यीसो ने बीच में आके सू आह का मुंह दबा दिया। उसने उसे जोर से पीछे धकेल दिया, जैसे कहना चाहती हो, मैं से रोई के होठों को किसी और से छूने नहीं दूंगी। सू आह एक पल में होश में आ गई। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने छेड़छाड़ में कह दिया, चलो तुम लोगों के साथ खाने चलती हूँ। सेरोई कुछ नहीं कह सका। पूरे ग्रुप का एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, सबसे ज्यादा यीसो के लिए। बैठक के दौरान सू आह ने कैजुअली बोला, जंगा ग्रुप इसलिए सफल है क्योंकि वो चेन मॉडल पे काम करता है और जिस रेसिपी ने कंपनी को सक्सेस दी वो खुद प्रेसिडेंट ने बनाई थी। तभी से रोई ने अपना सपना सबके सामने रख दिया, मैं डैनाबम को जंगा से भी बड़ी फ्रेंचाइज बनाऊंगा। ये सुनकर सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। सबने अपना ग्लास उठाया, चीयर्स टू द ड्रीम। बाद में वॉशरूम में एक और टकराव हुआ। यीसो ने सू आह को आंखों में आंखें डाल के कहा, मैं थोड़ी क्रेजी हूँ, मुझे ओडीडी है, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑनर्ड, और मैं से रोई से सच में प्यार करती हूँ। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे हटा दूंगी। सू आह ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं भी पीछे नहीं हटूंगी जब तक जीत नहीं जाती। दूसरी तरफ जंगा ग्रुप के प्रेसिडेंट के ऑफिस में सू आह ने रिपोर्ट दिया, डैनाबम तेजी से ग्रो कर रहा है, सब यीसो के ब्रिलियंट मैनेजमेंट की वजह से। उसका IQ 162 है। और जब प्रेसिडेंट ने सुना कि सेरोई फ्रेंचाइज बनाने जा रहा है, उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखी। कहीं ये जंगगा का असली मुकाबला ना बन जाए। डैनाबम में हर दिन क्राउड बढ़ता जा रहा था। यीसो ने नए स्टाफ हायर करने का प्लान बनाया। उसने सैलरी लेने से मना कर दिया, मैं 20% कमीशन लूंगी क्योंकि मैं इस सपने में इन्वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन जब यीसो की माँ को पता चला कि उसने कॉलेज छोड़ा है और एक बार में काम कर रही है, वो फट पड़ी। यीसो ने साफ कहा, मैं सेरोई से प्यार करती हूँ और मैं अपने सपने के लिए किसी से भी लड़ सकती हूँ, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। माँ बेटी के बीच बात बन ही नहीं रही थी। यीसो ने आखिरी फैसला ले लिया, अपना बैकपैक उठाया और घर छोड़ दिया। जब यीसो उदास ब्रिज पर बैठी थी तभी से रोई उसके पास से गुजरा। उसे पता चल गया था कि यीसो की माँ ने उसे घर से निकाल दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कॉलेज छोड़कर उसके साथ काम करना चाहा। से रोई उसके लिए शुक्रगुजार था और अंदर ही अंदर दुख भी महसूस कर रहा था। उसने यीसो को अपने ही सिंपल तरीके से तसल्ली देने की कोशिश की। ये बात यीसो के दिल को छू गई। वो खुश हो गई। दोनों ने एक वादा किया, हम मिलकर डैनाबम को एक दिन टॉप पर ले जाएंगे, जंगा ग्रुप से भी बड़ा फ्रेंचाइज बनाएंगे। दोनों सुबह तक ब्रिज पर खड़े होकर अपने फ्यूचर के सपने बुनते रहे। डैनाबम का बिजनेस बढ़ने लगा और नए स्टाफ की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन इंटरव्यू में जो लोग आए वो काम के लायक नहीं थे। तभी एक सुंदर लड़की अप्लाई करने आई। उसे देखते ही सब स्टाफ और सेरोई खुश हो गए, लेकिन यीसो ने तुरंत उसे रिजेक्ट कर दिया। ये देखकर स्टाफ उदास हो गया। इंटरव्यू के एंड में एक काला लड़का आया, टोनी। वो पोलिश कोरियन था। यीसो ने उसे तुरंत हायर कर लिया क्योंकि अब उसका एक ही मिशन था, डैनाबम को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना। उसने टीवी स्टेशन को कॉल किया इंटरव्यू के लिए और शॉकिंगली उन्होंने हाँ भी कर दिया। जब से रोई को ये पता चला वो खुशी से झूम उठा। उसने ये बात सुआ से शेयर कर दी। दोनों वॉक पे चले गए। बहुत कुछ बातें हुई, लेकिन ग्योन वॉन ने ये सब देख लिया। उसने जाकर अपने फादर को सब रिपोर्ट कर दिया। प्रेसिडेंट जानता था सेरोई जैसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि उनके पास इरादे होते हैं, तो उसने डैनाबम को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाया। अगले दिन से रोई टीवी स्टेशन गया स्क्रिप्ट एक्सचेंज करने। वहां उसकी मुलाकात ग्योन वॉन से हो गई और वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। ग्योन वॉन ने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके डैनाबम का इंटरव्यू कैंसिल करवा दिया। सेरोई ने महसूस किया ये सब सुआ ने बताया होगा। ग्योन वॉन ने कहा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, लेकिन सेरोई ने कहा, मैं तुम्हारी कंपनी को खत्म कर दूंगा। सेरोई टूट गया, लेकिन यीसो उसके साथ थी। उसने उसे संभाला, हिम्मत दी। तभी रास्ते में सुआ मिल गई, लेकिन इस बार से रोई उसके पास से बिना देखे चला गया। सुआ का दिल टूट गया और उसी वक्त यीसो ने सेरोई को सच बताया। पुलिस को बुलाने वाली सुआ नहीं थी। जैसे ही सेरोई को सच का पता चला वो तुरंत सुआ को ढूंढने भाग गया, उसे माफी मांगने के लिए। थोड़ी देर भागने के बाद उसने सुआ को बस स्टॉप पर देखा। वो बिना सोच विचार किए उसका हाथ पकड़ लेता है। उसने कहा, मैं जंगा ग्रुप का हिसाब जरूर चुकाऊंगा ताकि तुम्हें और दुख ना हो। तभी बस आ जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। एक और खामोश जुदाई। जैसे ही सुआ चली गई, सेरोई ने तुरंत एक मिस्ट्री आदमी को फोन किया जो जंगा ग्रुप के स्टॉक्स पर नजर रखता था। उस आदमी ने बताया, आपके शेयर्स की वैल्यू 10 बिलियन वॉन से ज्यादा हो चुकी है। सेरोई ने तुरंत ऑर्डर दिया, जंगा के सारे शेयर्स खरीद लो। ये सुनते ही प्रेसिडेंट का असिस्टेंट दौड़ता हुआ उसे खबर देने गया, सेरोई ने हमारे शेयर्स खरीद लिए हैं। असलियत ये थी, 8 साल पहले से रोई ने शेयर्स खरीदे थे। तब ग्योन वॉन का स्कैंडल हुआ था और शेयर्स की कीमत बहुत नीचे गिर चुकी थी। आज सेरोई जंगा ग्रुप का तीसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन चुका था। जब ये बात चेयरमैन को पता चली वो झटके में आ गया। वो इतना हंसा जैसे पागलपन छुपा रहा हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सेरोई इतना तेज निकला। प्रेसिडेंट जंग तुरंत डैनाबम पब गया सेरोई से मिलने। उसने सोचा था सेरोई एक मुर्गा है, लेकिन वो तो एक चालाक लोमड़ी निकला। 8 साल पहले उसने अपने पिता के इंश्योरेंस पैसे से उसी कंपनी के शेयर्स खरीदे जिसने उसके पिता का खून किया था। लेकिन फिर भी सेरोई ने दिल से प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट का स्वागत किया। उसने शेफ से कहा आज का खाना सबसे बेहतरीन होना चाहिए और खुद खाना लेकर टेबल तक गया। तभी प्रेसिडेंट ने सीधा सवाल किया, इतने शेयर्स क्यों खरीदे, क्या इरादा है तुम्हारा? सब लोग घूर कर देख रहे थे। अब सबको पता चल गया था कि सेरोई के पास पैसा है, बहुत पैसा, लेकिन सेरोई ने अपना राज छुपाया। उसने झूठ बोल दिया, बस इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इसलिए लिया। प्रेसिडेंट और सब लोग खुश होकर खाना खा गए। खाना वाकई लाजवाब था, लेकिन जाते जाते चेयरमैन ने एक बार किया, उसने सेरोई के पिता का जिक्र किया और धमकी दी, मुझसे टकराओगे तो बुरी तरह हारोगे। अपने पिता का नाम सुनते ही सेरोई के जज्बात उभर आए। उसने गुस्से में कहा, मैं तुम और तुम्हारे बेटे से अपने पिता की मौत का बदला जरूर लूंगा। उसका गुस्सा, उसका दर्द, पूरे पब में एक तनाव भरी खामोशी छा गई। चेयरमैन जंग अब गुस्से में था। उसने फैसला कर लिया था, अब वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। अब यी सेओ को समझ आ गया था, सेरोई सिर्फ जिद नहीं, एक स्ट्रेटेजी जीनियस भी है। सेरोई ने अपना असली ट्रम्प कार्ड रिवील किया। होजिन वही दोस्त जिसने उसकी हर मुश्किल में मदद की जब वो जेल में था। सच ये था, होजिन वही लड़का था जिसको जंग ग्यूनवॉन ने स्कूल में टॉर्चर किया था और सेरोई ने उसके लिए अपनी जान तक दे दी थी। होजिन ने छुपके से सेरोई का सारा फाइनेंस और बिजनेस संभाला क्योंकि वो फाइनेंस का टॉपर था। सिर्फ 10 सालों में ही जिन ने 1 करोड़ वॉन को कर दिया था करोड़ों का एम्पायर। कुछ दिन पहले वो दोनों जंगा ग्रुप की एक डायरेक्टर से मिलने गए थे। सेरोई ने प्रपोजल दिया, मेरे साथ मिलकर चेयरमैन जंग को हटा दो, मैं तुम्हें नए प्रेसिडेंट के रूप में सपोर्ट करूंगा। क्योंकि सेरोई के पिता उस डायरेक्टर के एहसानमंद थे और अब डायरेक्टर भी ये एहसान चुकाना चाहती थी। लेकिन एक शर्त थी, डायरेक्टर के पास चेयरमैन जंग से ज्यादा शेयर्स होने चाहिए। कुछ दिन बाद दोनों फिर मिले और हाथ मिलाकर डील पक्की हो गई। अगले दिन डायरेक्टर जंग के घर गई, चेस खेलने के बहाने। उसने सॉफ्ट टोन में कहा, कंपनी को अपने बेटे की जिद में मत दो, एक अच्छे लीडर को दो। जैसे ही डायरेक्टर चली गई, सेक्रेटरी किम ने कुछ तस्वीरें लाकर चेयरमैन को दिखाई। प्रूफ था कि डायरेक्टर और सेरोई मिलकर कुछ बड़ा प्लान बना रहे हैं। अब चेयरमैन समझ गया था, सेरोई सच में खतरा बन चुका है। उसने तुरंत काउंटर प्लान सोचना शुरू किया। दूसरी तरफ यी सेओ का भी सेरोई के लिए नजरिया बदल रहा था। वो जितनी स्मार्ट थी उतनी ही शौक भी। मुझे क्या पता था वो इतना मास्टरमाइंड निकलेगा। जंग ग्यूनसू क्यूरियस हो गया। उसने यी सेओ से पूछा, सेरोई और मेरे फादर के बीच आखिर दुश्मनी क्या है? लेकिन यी सेओ को भी जवाब पता नहीं था। तो जंग ग्यूनसू घर गया अपने खुदगर्ज बाप से पूछने, लेकिन चेयरमैन ने जवाब देना तो दूर, उसको नालायक कह दिया। तू तो मेरे दुश्मन के लिए काम करता है। जंग ग्यूनसू का दिल टूट गया, अपमान सह नहीं पाया और घर से निकल गया। उसने यी सेओ को कॉल किया और बोला, चलो मिलते हैं, कुछ बातें करनी है, कन्फेशन टाइम, मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है। लेकिन यी सेओ ने सीधा बोला, तुम्हें चांस तब मिलेगा जब तुम अपने बाप से कंपनी छीन लो। ये सुनकर जंग ग्यूनसू का चेहरा फ्रीज हो गया, एकदम शॉक। तभी दोनों ने देखा सेरोई अपना बैकपैक ले जा रहा था। यी सेओ ने तुरंत अपना सब कुछ छोड़ दिया, मैं भी चलूंगी, जिद में उसके पीछे लग गई। सेरोई ने उसके इस स्टबर्न प्यार को क्यूट माना और फाइनली मान गया। दोनों एक बस में बैठकर छोटे से गांव की तरफ निकल पड़े। बस में सेरोई ने अपनी पुरानी जिंदगी याद की, वो जिंदगी जैसे एक जीता जागता नरक था। कुछ देर बाद सेरोई और यी सेओ उस पुलिस ऑफिसर के घर गए जो 10 साल पहले एक्सीडेंट का केस देख रहा था। ऑफिसर ने बोला, मैं जानता था कि पुलिस चीफ ने सेरोई पर झूठा इल्जाम लगाया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। उस गलती का पछतावा इतना था कि उसने रिजाइन कर दिया और घर आके अपनी बीवी के साथ रहने लगा। आज उसने सेरोई के सामने घुटने टेक दिए और कहा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम जो बोलोगे करूंगा, बस मेरी छोटी बेटी को कुछ न हो। उसने ये भी कन्फेस किया कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि चेयरमैन जंग का सामना करे, लेकिन सेरोई ने उसे कुछ नहीं कहा, बस एक बात बोली, बस हिम्मत रखो, सही वक्त आएगा। उस रात तेज बारिश हुई और दोनों यी सेओ और सेरोई वहीं घर पे रुक गए। रात को यी सेओ ने कहा, अगर ये पुलिस ऑफिसर गवाही दे दे तो जंग ग्यूनवॉन जेल चला जाएगा और अगर जंग ग्यूनवॉन जेल गया तो शेयर होल्डर्स चेयरमैन जंग के खिलाफ हो जाएंगे। ये था सेरोई का असली प्लान, जंग को हटाने का मास्टर स्ट्रोक। फिर उसने सेरोई के हाथ पे एक पुराना निशान देखा। उस दर्द को देख के यी सेओ रो पड़ी। उसने खुद से वादा किया, मैं इस आदमी को जिंदगी भर प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन दुश्मन इतनी आसानी से हार कैसे मानता? अगले दिन पुराने घर के मालिक ने अनाउंस किया, ये घर बिक चुका है। नया मालिक रेंट बढ़ा रहा था और लीज कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 6 महीने बचे थे। सब लोग टेंशन में आ गए। सेरोई ने नए लैंडलॉर्ड को फोन किया, मुझे बात करनी है। लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, शॉक, नया मालिक खुद चेयरमैन जंग था। सेरोई को लगा मुझे फिर से एक गेम में फंसा दिया गया है। यी सेओ ने सुना तो गुस्से से कांप उठी। उसने सुआ को भी सुना दिया। फिर से रोई खुद गया चेयरमैन जंग के सामने। अपनी ईगो को साइड रख के उसने विनती की, प्लीज ये प्रॉपर्टी छोड़ दो। लेकिन जंग ने बस एक बात बोली, जहां भी तू दुकान खोलेगा मैं वो जगह खरीद लूंगा, तुझे बिजनेस करने ही नहीं दूंगा। फिर उसने कंडीशन रखी, घुटनों पे गिर के माफी मांग, तब सोचूंगा। सेरोई का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में बोला, गलती मेरी नहीं तेरी थी और जितना तू मुझे दबाएगा मैं उतना ही मजबूत हो जाऊंगा। और यही था डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। सेरोई ने खुलकर चेयरमैन जंग को जंग का चैलेंज दे दिया। पार्क से रोई वहां से चला गया। बाहर निकल
चलते ही उसकी मुलाकात सुआ से हुई। सुआ सब जानती थी। उसने तुरंत जंग से रिक्वेस्ट की, कृपया प्रीमाइसेस कैंसिल करने का फैसला वापस ले लीजिए। लेकिन चेयरमैन गुस्से में था। उसने सुआ को निकाल दिया क्योंकि डैनबम बंद होने वाला था। उसके बाद सब दोस्तों ने मिलकर बाहर जाकर ड्रिंक किया। वहीं जंग ग्यूनसू ने सेरोई से माफी मांगी। मेरे परिवार की वजह से तुझे तकलीफ हुई, मुझे माफ कर। सेरोई ने कुछ नहीं कहा, तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं है। बाकी 4 लोग एक बार में डांस करने गए, लेकिन किम टोनी को अंदर जाने से रोक दिया गया। सिक्योरिटी ने उससे कहा, फॉरेनर्स अलाउड नहीं है। टोनी ने कहा, मैं कोरियन हूँ, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। यी सेओ ने हल्की सी ताना मार कर कहा, कौन इस काले लड़के की बात मानेगा। ये सुनकर टोनी का दिल टूट गया। उदासी में वह वहां से चला गया। अगली सुबह डैनबम के बाहर लिखा था, रेसिस्ट प्लेस। लोग देखकर शॉक्ड रह गए, सब खामोश हो गए। उसी रात ग्यूनसू ने यी सेओ से अपना फैसला शेयर किया, मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ ताकि मेरे फादर से रोई के रेस्टोरेंट को छोड़ दें। यी सेओ इमोशनल हो गई। उसके दिल में ग्यूनसू के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। ग्यूनसू ने जॉब छोड़ दी। अब जंगा ग्रुप उनका पीछा नहीं करेगा, लेकिन से रोई ने मना कर दिया, मैं किसी और के लिए बलि नहीं चाहता। यी सेओ ने तो खुशी से सपोर्ट किया था, लेकिन से रोई ने गुस्से में उसका मैनेजर बोर्ड तोड़ दिया। उसने कहा, तू इमोशंस नहीं समझती, तू मैनेजर बनने लायक नहीं है। यी सेओ ने सब कुछ दिया था डैनबम के लिए, फिर भी उसे डांटा गया। से रोई ने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं अपने जज्बात किसी फायदे के लिए यूज नहीं करता। आंसुओं के साथ यी सेओ बोली, मैं अपनी जिंदगी तेरे लिए छोड़ चुकी हूँ, चाहे तू मुझे फायर कर दे, फिर भी मैं ही इस रेस्टोरेंट की मैनेजर हूँ। से रोई यह सुनकर चौंक गया। उसने तुरंत फैसला किया, मैं यह जगह खरीदता हूँ, यहाँ हम नया शुरू करेंगे। यी सेओ को समझ आ गया, से रोई एक शुक्रगुजार इंसान है और शायद वह उससे प्यार करने लगी थी। उसने तुरंत जाकर से रोई से माफी मांगी। इसी बीच ग्यूनसू ने अपने दिल की बात कह दी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन यी सेओ ने साफ साफ जवाब दिया, मुझे सिर्फ से रोई पसंद है। फिर यी सेओ ने एक आर्टिकल पोस्ट किया बार में हुए रेसिज्म के खिलाफ। पोस्ट वायरल हो गया, पब्लिक ने जबरदस्त सपोर्ट दिया और यी सेओ ने सबको ओपनली वार्न किया, अगर किसी ने भी से रोई को हाथ लगाया तो मैं सबको खत्म कर दूंगी। जब टोनी ने वो आर्टिकल पढ़ा तो उसका दिल भर आया और वो वापस लौट आया। यी सेओ ने उससे वादा किया, मैं तेरी कोरियन सिटीजनशिप अप्लाई करने में मदद करूंगी। यी सेओ को बदलते देखकर और उसके इमोशंस को समझकर पूरी टीम खुश थी। से रोई ने तुरंत उसका मैनेजमेंट बोर्ड वापस दे दिया और गर्व से बोला, मुझे तुम पर फख्र है। यी सेओ। लेकिन एक कोने में खड़ा था ग्यूनसू, उदास छुपा हुआ। उसी वक्त होजिन, से रोई का फ्रेंड और एडवाइजर, आया और बोला, आपने इतावन में जो घर खरीदा है उसकी वजह से चेयरमैन जंग घबरा गया है क्योंकि जंगा के शेयर तेजी से ऊपर जा रहे हैं। से रोई ने तुरंत ऑर्डर दिया, अभी के अभी सभी शेयर्स बेच दो, प्रॉफिट निकाल लो, इससे पहले कि जंग कोई चाल चले। से रोई ने इतावन में एक बड़ा घर खरीदा और टीम ने मिलकर नए रेस्टोरेंट की रेनोवेशन शुरू की। तभी एक बुद्धि औरत आई और बोली, ये घर मनहूस है, जो भी यहाँ बॉस बन के आया वो बर्बाद हो गया। सब थोड़ा घबरा गए, लेकिन किसी ने भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। रेस्टोरेंट को पॉपुलर बनाने के लिए यी सेओ ने एक लाइव स्ट्रीम छोड़ी सोशल मीडिया पे और धीरे धीरे रेस्टोरेंट फेमस होने लगा। चेयरमैन जंग को समझ आ गया, से रोई की सक्सेस का असली रीजन है यी सेओ। तो उसने चालाकी से यी सेओ को अपने घर बुलाया। उसने उसे जंगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया। जब चेयरमैन स्पीच दे रहा था तभी यी सेओ ने हाथ उठाया और पूछा, क्या जंगा के अलावा कोई और ब्रांड आगे निकल सकता है। चेयरमैन गुस्से में बोला, जब तक मैं जिंदा हूँ जंगा को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। लेकिन यी सेओ की हिम्मत देखकर चेयरमैन अंदर से थोड़ा इम्प्रेस हो गया। जाते वक्त सेक्रेटरी ने यी सेओ को रोका और एक प्राइवेट रूम में चेयरमैन से मिलवाया। मिस्टर जंग ने उसे एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में डिनर पे बुलाया और बोला, तेरा IQ 162 है, तू ब्रिलियंट है, जंगा के लिए काम कर, मैं तुझे से रोई से 10 गुना ज्यादा सैलरी दूंगा। लेकिन यी सेओ ने सीधा इनकार किया, मैं तब काम करूंगी जब डैनबम को इतना बड़ा बना दूंगी कि वो जंगा के बराबर आ जाए। ये सुनकर चेयरमैन का इंटरेस्ट और बढ़ गया। उस वक्त से रोई होजिन के घर में रह रहा था क्योंकि नए बिजनेस की वजह से टैक्स का प्रेशर था। तब होजिन ने एक आइडिया दिया, जॉइंट स्टॉक कंपनी बना लेते हैं। से रोई ने तुरंत टीम मीटिंग बुलाई और सबने मिलकर डिसाइड किया, स्टोर चेन का नाम होगा इटीवन क्लास और कंपनी का नाम IC जॉइंट स्टॉक कंपनी। उस वक्त पुराना पुलिस ऑफिसर अपनी बेटी के साथ पार्क से रोई के केस के सिलसिले में आया था। वो बेटी को अंदर बिठाकर खुद से रोई से बात करने बाहर गया। छोटी सी लड़की ने एक प्यारी सी बिल्ली देखी और उसके पीछे भाग गई। धीरे धीरे वो खो गई। सबने ढूंढा लेकिन कोई पता नहीं चला। किस्मत से उसका सामना डायरेक्टर कांग से हुआ। उन्होंने उस लड़की को अपना फोन दिया और उसने अपने पापा को कॉल किया। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर और से रोई उसकी बेटी को लेने आ गए, लेकिन पुलिस इंस्टिंक्ट्स एक्टिव हो चुकी थी। उसके पापा ने तुरंत महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो पलटा और एक आदमी को पकड़ लिया जिसके पास एक छुपा हुआ कैमरा था। पता चला ये आदमी डायरेक्टर कांग की फोटोज छुप छुप के खींच रहा था। समझने में देर नहीं लगी, ये चेयरमैन जंग का कोई नया चाल था। अब चेयरमैन जंग को सिर्फ पार्क से रोई से नहीं बल्कि यी सेओ से भी डर लगने लगा था। उसने देखा कि
इटेवन क्लास की मार्केटिंग शानदार तरीके से चल रही है। उसके सेक्रेटरी ने भी कहा कि डायरेक्टर कांग के पीछे का जासूसी प्लान फेल हो गया है, लेकिन चेयरमैन जंग ने घबराने की बजाय कहा, इग्नोर करो उसे, अब सबसे जरूरी काम है यी सेओ को अपनी टीम में लाना। ये सुनकर सुआ हिल गई। उस मोमेंट सेक्रेटरी ने बताया, जो पुलिस ऑफिसर से रोई को खाना सप्लाई करता है उसे कांटेक्ट करो, हम उसे खरीद लेंगे। उस रात पार्क से रोई सुआ से मिलने गया। वो शराब पी रही थी और माहौल हल्का सा रोमांटिक हो गया। सेरोई ने उससे कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगले दिन जब वो रेस्टोरेंट आया, यीसेओ ने गुस्से में कहा, अगर तुम सुआ के साथ डेट करोगे तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। उसी वक्त चेयरमैन जंग ने उस पुलिस ऑफिसर को अपने घर बुलाया और उसे एक टेम्पटिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया, डैन बैम को छोड़ो और जंगा के साथ काम करो। लेकिन पुलिस ऑफिसर ने अपने अतीत से सबक ले लिया था। अब उसका एक ही मकसद था, अपनी बेटी के लिए एक अच्छा इंसान बनना। चेयरमैन ने पैसे, पावर, सब कुछ दिया, लेकिन ऑफिसर ने इनकार कर दिया। मैं मानता हूँ कि डैन बैम एक दिन जंगा को हरा देगा। चेयरमैन गुस्से में धमकाता है, अगर मेरे खिलाफ जाओगे तो सिर्फ मौत मिलेगी। ऑफिसर को लगा कि वो उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसने चेयरमैन का हाथ जोर से पकड़ लिया और आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं वही पुलिस ऑफिसर हूँ जो 10 साल पुरानी उस केस में था। अगर मेरे परिवार के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो पूरा केस दोबारा खोल दूंगा। ये सोचकर चेयरमैन जंग का चेहरा जर्द पड़ गया। इसी बीच उसका बेटा जंग ग्यून वॉन आया और यी सेओ से मिलने गया। सबके सामने उसने अनाउंस किया कि वो यी सेओ को जंगा ग्रुप में एक टॉप पोजीशन देना चाहता है। यी सेओ ने कैजुअली उससे ड्रिंक्स पे चलने का बोला और घर पर से रोई टेंशन में आ गया। ग्यून वॉन ने उसे एक जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। नई पोजीशन थी, मार्केटिंग डायरेक्टर और सैलरी 25 मिलियन वॉन एनुअली। उसकी करंट सैलरी से लगभग 50 गुना ज्यादा। यीसेओ थोड़ा हैरान जरूर हुई, लेकिन ग्यून वॉन नहीं जानता था यीसेओ डम्ब नहीं, अल्ट्रा स्मार्ट है। उसने प्रिटेंड किया जैसे वो इम्प्रेस हो गई हो और फिर उसकी इतनी तारीफ की कि ग्यून वॉन खुशी में इतना फूल गया जैसे दुनिया जीत ली हो। इसी फ्लैटरिंग के बीच ग्यून वॉन ने पूरा सच बोल दिया। 10 साल पहले जो कार क्रैश हुआ था, जिसमें से रोई के पिता की मौत हुई थी, वो सब उसी का काम था और यीसेओ सीक्रेटली सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। जब ग्यून वॉन को ये बात समझ आई तो उसने यीसेओ का फोन छीनने की कोशिश की और उस पर हाथ उठाने लगा, लेकिन यीसेओ ने तुरंत उसके चेहरे पर कॉफी उछाल दी और गुस्से में बोली, जो भी सेरोई को छुएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। लेकिन ग्यून वॉन कोई आम लड़का नहीं था। उसने यीसेओ का पीछा किया और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया। उसने फोन छीनने की कोशिश की और यीसेओ चीख कर मदद मांगने लगी। लोग आसपास थे, लेकिन ग्यून वॉन ने एक छल खेला, एक मुट्ठी भर पैसे हवा में उछाल दिए। सब लोग पैसा उठाने में लग गए और किसी ने यीसेओ की मदद नहीं की। ऐसा लग रहा था फोन चला गया। तभी से रोई वहां आ गया। उसने देखा यीसेओ का चेहरा जख्मी था और उसका गुस्सा उसकी आंखों में दिख रहा था। उसने ग्यून वॉन को मारने की कोशिश की, लेकिन यीसेओ ने उसे रोक लिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सेरोई उस गंदे आदमी के जाल में फंस जाए। तभी पुलिस आ गई और ग्यून वॉन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बाद में सेरोई ने यीसेओ को जोर से गले लगाया और पहली बार यीसेओ ने खुशी महसूस की, चाहे उसका चेहरा दर्द में था। यीसेओ ने कहा, वक्त आ गया है, और उसने वो रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी। पूरे देश में हंगामा मच गया। जंगा ग्रुप के शेयर्स जमीन पर आ गए। चेयरमैन जंग गुस्से में पागल हो गया और उसने अपने बिगड़े हुए बेटे ग्यून वॉन की खुद पिटाई कर दी। ग्यून वॉन अपमानित हो गया और सब कुछ देख रही थी डायरेक्टर कांग। उसके दिल में एक बात बैठ गई, मैं अब ऐसे नालायक लोगों के लिए काम नहीं कर सकती। तो वो तुरंत से रोई के पास चली गई। यीसेओ ने कहा, अब शेयर होल्डर्स पैनिक में हैं और जंगा गिरने के रास्ते पर है। अब यह वक्त था चेयरमैन जंग को पूरी तरह से गिराने का। लेकिन पहले पुराने पुलिस ऑफिसर को गवाही देनी थी कि जंग ग्यून वॉन ने सेरोई के पिताजी को मारा था। अगली सुबह सेरोई और उसकी टीम उस ऑफिसर के घर गए, लेकिन वह घर पर नहीं मिला। वह अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, परेशान और गिल्ट में डूबा हुआ। तब डायरेक्टर कांग मिन जुंग ने उसकी बेटी को पार्क में अकेली बैठे देखा। उस लड़की को पहले से पता था कि उसके पिताजी ने 10 साल पहले केस में कुछ गलत किया था, इसलिए वह नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी। सेरोई ने जब दोनों को एक साथ देखा तो उसका दिल भर आया। उसने गवाही मांगने का फैसला थोड़ा डिले कर दिया। जब वह वापस आया, यीसेओ ने बताया कि दूसरा शर्त यह है, चेयरमैन को अपने बेटे ग्यून वॉन को बचाते हुए पब्लिकली पकड़ा जाना चाहिए। इसी वक्त चेयरमैन जंग लॉयर्स के साथ मीटिंग कर रहा था, कोई नया सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। सुआ ने सजेस्ट किया कि कंपनी को बचाने के लिए ग्यून वॉन को जेल भेज दिया जाए। अगर डायरेक्टर कांग ने चेयरमैन के ऊपर सबूत ला दिया तो शेयर होल्डर्स उसे हटा सकते हैं। लेकिन सबको हैरानी हुई जब चेयरमैन ने यह सजेशन रिजेक्ट कर दिया। उसने क्लियरली बोला, मैं अपनी पोजीशन छोड़ दूंगा, लेकिन अपने बेटे को सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। सुआ ने यह बात तुरंत कांग और सेरोई को बता दी। सबको लगा अब तो उनका प्लान सफल हो जाएगा। कांग ने तुरंत इंटरनल मीटिंग बुलाई और चेयरमैन के डिसमिसल की डिमांड की, क्योंकि उसने फैमिली को कंपनी से ऊपर रखा था। पर किसी को नहीं पता था कि चेयरमैन जंग ने सब पहले से प्लान किया हुआ था। अगली सुबह शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान सिचुएशन बदल गई। चेयरमैन जंग ने सबके सामने बोल दिया कि वह अपने बेटे को जेल भेजने के लिए तैयार है, कंपनी को बचाने के लिए। यह सुनकर डिसमिसल प्लान फेल हो गया। डायरेक्टर कांग समझ गई कि उसे धोखा दिया गया है। उसी वक्त चेयरमैन का ड्राइवर ग्यून वॉन को सरेंडर करवाने ले जा रहा था, लेकिन ग्यून वॉन गाड़ी से भाग गया। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस के वेन्यू के पास गया और अपने पिताजी
का फेस देखा जिन्होंने पावर के लिए अपनी फीलिंग्स तक सैक्रिफाइस कर दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। चेयरमैन जंग कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वहां से चला गया। वह समझ गया था कि उसकी स्ट्रैटेजी जीत गई है, चाहे इंसानियत हार गई हो। सेरोई अंदर से हिल चुका था। चेयरमैन ने सरकास्टिकली डायरेक्टर कांग से कहा, मुझे गिराने आए हो? तुम लोग जवान और जज्बाती हो। तुम लोगों ने मुझ बूढ़े को काफी हल्के में ले लिया। प्रेसिडेंट ने फिर कांग को छोटी सी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया। इस हार ने उसका हौसला तोड़ दिया। अब उसके पास लड़ने की एक ही उम्मीद थी, सेरोई। अगले दिन ट्रायल हुआ। ग्यून वॉन ने सेरोई के पिताजी को मारा था, इसलिए उससे 7 साल की सजा मिली। फिर भी चेयरमैन जंग बिल्कुल रिलैक्स्ड था, क्योंकि उसके लिए कंपनी ही सब कुछ थी। उसके बाद सेरोई तुरंत अपने पिताजी की कब्र पर गया। उसने अपने पिताजी के कातिल को 11 साल बाद पकड़ लिया था और अपना बदला पूरा किया। सेरोई ने एक ग्लास वाइन चढ़ाया, वैसी ही जैसे उन्होंने आखिरी बार साथ पी थी। वह वाइन अब भी उसके दिल की तरह कड़वी थी, जैसे उस दिन जब उसने अपने पिताजी को खोया था। फिर वह वापस डैनाबम आया। ग्यूनसू ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसका भाई जेल में था और वह घर जाकर अपनी विरासत लेना चाहता था। यी सेओ ने कहा था, अगर वह जंगगा संभालेगा तो उसे एक मौका मिलेगा। ग्यून वॉन अब जेल में था। सुआ आई और अनाउंस किया कि चेयरमैन ने अपने सारे शेयर्स वापस ले लिए हैं, जिसने ग्यून वॉन को हिला दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिताजी उसके साथ ऐसे करेंगे। ग्यूनसू भी अपने पिताजी से मिलने आया। उसने कहा कि अगर विरासत मिलती है तो वह उनकी बात मानेगा। उसने वादा किया कि वह जंगगा को और भी मजबूत बनाएगा। चेयरमैन ने उसकी एम्बिशंस देखकर सुआ को एक जिम्मेदारी दी और कहा कि वह ग्यूनसू को ट्रेन करे ताकि वह सबसे बेहतर बन सके। रेस्टोरेंट में शेफ ह्यूनयी ने अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई। जब वह एक कुकिंग शो के लिए डिश बना रही थी, टोनी थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था और गलती से करी पाउडर डाल दिया। ह्यूनयी ने तुरंत नोटिस किया और चीख उठी, मगर वह गलती एक नया और लाजवाब टेस्ट ले आई। इसी वजह से डैनाबम की करी डिश ने पहला इनाम जीता, जो डैनाबम की रेप्यूटेशन के लिए एक बड़ा बूस्ट था। बहुत जल्द इन्वेस्टर्स आए जो डैनाबम ब्रांड को एक्सपैंड करना चाहते थे। यह एक शानदार मौका था फ्रेंचाइजी बनाने का। यीसेओ ने सोचा यह सही वक्त है और उसने डैनाबम के प्रिंसिपल्स पे एक मैनुअल बनाया जिससे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन सेरोई को लगा अभी वक्त नहीं है। यीसेओ ने कहा, इन्वेस्टर मिलना सोना होता है। अगर हम एक एक करके फ्रेंचाइजी खोलेंगे तो कभी भी जंगा तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोनों के बीच इस बात पे गर्म बहस हो गई। होजिन ने भी देख लिया था कि यीसेओ का प्लान बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। इन्वेस्टर्स बार बार कॉल कर रहे थे, यीसेओ से जल्दी फैसला लेने को कह रहे थे। अगर उसने जरा सी भी देर की होती तो वो लोग किसी और रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट कर देते और यीसेओ के लिए यह एक बड़ी हेडेक बन जाती। उसने पार्क से रोई को छत पर ले जाकर समझाया, अब वक्त है अपना रेस्टोरेंट चेन बनाने का। यह सुनकर सेरोई ने अपनी हिचकिचाहट छोड़ दी और इस बार यीसेओ के साथ मिलकर रिस्क लेने का फैसला कर लिया। लेकिन दोनों को यह अंदाजा नहीं था कि वो चेयरमैन जंग के बिछे हुए जाल में फंस चुके हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात एक टैलेंटेड इन्वेस्टर से हुई। इन्वेस्टर ने डैनाबम के मैनेजर यीसेओ की खूब तारीफ की। सेरोई ने इस मौका का फायदा उठाया और कॉन्फिडेंटली 5 अरब वॉन का फ्रेंचाइज ऑफर रख दिया। यीसेओ थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन इन्वेस्टर ने बिना सोचे हाँ कर दी। ये खबर तेजी से फैल गई और नए इन्वेस्टर्स के फोन आने लगे। इतने फोन आए कि टीम उनका जवाब तक नहीं दे पाई। सिर्फ पहले दिन ही 10 बिलियन वॉन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आ गया और 50 से ज्यादा लोग अपनी फ्रेंचाइज शॉप खोलने के लिए रजिस्टर हो गए। उन्होंने तुरंत एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस एस्टैब्लिश किया जहां बिजनेस और फ्रेंचाइज ट्रेनिंग दी जा रही थी। शाम को जब पूरा ग्रुप वापस आ रहा था तो रास्ते में उन्हें एक इंजर्ड बुद्धि औरत मिली। सबने मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाकर इलाज करवाया और यह कोई और नहीं बल्कि किम टोनी की दादी थी। टोनी ने दादी को उसके खोए हुए पिताजी की फोटो दिखाई और वही निकला उनका असली डैड। दादी रो पड़ी और कहने लगी कि उनका बेटा सालों पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गया था। टोनी ने अपनी दादी को आंसुओं के साथ गले लगाया। अगले दिन था फूड कंपटीशन का सेकंड राउंड। सभी रेस्टोरेंट्स तेजी से अपने डिशेस बना रहे थे। ह्यूनयी ने डैनाबम की स्पेशल डिश सॉफ्ट टोफू सूप बनाई और जंगा टीम ने फॉर्मेंटेड सोयाबीन सूप। ग्यूनसू ने दोनों डिशेस पहले से ट्राई की थी और उसे पता था कि जंगगा टीम यह राउंड हारने वाली है और वैसे ही हुआ। डैनाबम ने यह राउंड जीत लिया। सेरोई के ग्रुप में सबकी खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी, जबकि सुआ के टीम का चेहरा उदास था। कंपटीशन के बाद सेरोई ने दोनों टीम्स को डिनर के लिए बुलाया। सुआ ने उसका हाथ पकड़ा और पहले चल दी। यीसेओ गुस्से में उन दोनों के बीच आ गई और बीच बचाव किया। फिर सब एक साथ ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे और डिसाइड हुआ कि एक फन गेम खेलेंगे, सच्चाई का खेल। गेम की शुरुआत करने वाली थी यीसेओ, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। ग्यूनसू ने उससे पूछा, अगर मैं जीत गया तो क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? यीसेओ को हाँ कहना पड़ा क्योंकि उसने उससे वादा किया था। अगला था पार्क से रोई की बारी। चोई से
सेउंग क्वोन ने डायरेक्टली पूछ लिया, सेरोई और सुआ, क्या तुम दोनों के बीच अब भी कुछ है? सायरोई ने कहा, हाँ वो उसे पसंद है, लेकिन इस जवाब ने यीसियो का दिल दुखाया। ग्यूनसू ने अचानक पूछा, यीसियो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दुख भरा जवाब था, छोटी बहन। यह सुनकर यीसियो अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसने सायरोई के लिए सब कुछ कुर्बान किया था और अब उसे अपने आप पर शर्म और दर्द महसूस हो रहा था। यीसियो जल्दी से खड़ी हुई और चली गई। ह्यूनी के कहने पर सायरोई भी उसके पीछे गया। यीसियो टूट चुकी थी और अपने जज्बात छुपा नहीं पा रही थी। आंखों में आंसू लेकर वह बार बार कहती रही, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, दुनिया की हर चीज से ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। पिछले 2 सालों में मैंने सब कुछ त्याग दिया, कॉलेज छोड़ दिया, माँ को अकेला छोड़ दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि सायरोई एक दिन मेरे प्यार को समझेगा। लेकिन यीसियो को मिला क्या? सिर्फ इनकार। उसका दिल टूट गया और उसे अपमान भी महसूस हुआ। यीसियो चली गई जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, और अब वही इंसान उसके जज्बात के साथ इतना कठोर था। यीसियो सड़क के बीच बैठी थी और आंसुओं में डूबी हुई थी, अपना दर्द छुपा नहीं पा रही थी। चेयरमैन जांग गुस्से में था क्योंकि ग्यूनसू 2 बार लगातार कुकिंग कंपटीशन हार चुका था। चेयरमैन ने धमकी दी, अगर फाइनल राउंड भी हारे तो ग्यूनसू कभी भी मेरे बाद वारिस नहीं बनेगा। यह सुनकर ग्यूनसू ने अपने पिता से कंपटीशन के लिए मौका मांगा और वादा किया, मैं फाइनल राउंड जीतूंगा। कंपटीशन के बाद डैनबैम में पहले से ज्यादा भीड़ हो गई, लेकिन यीसियो ने ब्रेक लेने का फैसला किया ताकि सायरोई अपने असली जज्बात समझ सके। यीसियो के जॉब छोड़ने की खबर मिलते ही ग्यूनसू ने अपने पिता को बताया। चेयरमैन जांग ने सोचा यह एक परफेक्ट मौका है। अगले दिन जब सायरोई ऑफिस आया तो पूरा ऑफिस खाली था। इन्वेस्टर्स ने एक के बाद एक मैसेज भेजा, पैसे वापस चाहिए। इस वजह से सायरोई का पूरा बिजनेस क्राइसिस में आ गया। कुछ दिन पहले ही उन्होंने 1 अरब वॉन कैंपेन में इन्वेस्ट किया था और पता चला ये सब चेयरमैन जांग ने ही प्लान किया था। डैनबैम को फंसाने के लिए 50 फ्रेंचाइज स्टोर्स ने सायरोई से मुआवजा मांगा। सब लोग नाराज थे क्योंकि उन्होंने सायरोई पे भरोसा करके अपना पैसा लगाया था और अब वो डूब रहा था। सुआह ने चेयरमैन के कहने पर एक गिफ्ट भेजा, एक फूलदान जिसमें लिखा था, सेरोई को बधाई, वापस गोल्डन स्ट्रीट में आ जाओ। यह पढ़ते ही सेरोई गुस्से से भर गया। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, मेरे पास सबको मुआवजा देने के लिए काफी पैसा है। लेकिन बिजनेस में सबसे जरूरी होता है भरोसा। अगर आप भरोसा करते हैं तो कृपया शेड्यूल के मुताबिक सपोर्ट जारी रखें। ये बातें स्टोर के मालिक को शांत जरूर कर गईं, लेकिन अब पैसे कहां से आएंगे ये सायरोई को अभी भी नहीं पता था। सुआह ने सायरोई को सलाह दी कि वो सब कुछ छोड़ कर उसके साथ कहीं दूर निकल जाए। जब सायरोई हार मानने के करीब था तब यीसियो का फोन आया। उसने उससे हिम्मत दी और वादा किया कि वो आखिरी तक उसका साथ देगी। जैसे सोचा था, यीसियो ने उसका हौसला वापस ला दिया। अगली सुबह यीसियो वापस काम पर आ गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम था एक नया इन्वेस्टर ढूंढना। इन्वेस्टर लिस्ट में उन्होंने देखा एक 70 साल की रियल एस्टेट की क्वीन, और हैरानी की बात ये थी कि वो टोनी की दादी थी, वही औरत जिसे गॉड मदर कहते थे और जिसने कभी चेयरमैन जांग को बिजनेस में ऊपर लाने में मदद की थी। दादी डायरेक्टर कांग के साथ डैनबैम आई और पूछा, क्या तुम्हें मदद चाहिए? लेकिन सायरोई जिद्दी था, उसने अपने मुंह से मदद मांगने से इनकार कर दिया। दादी ने गुस्से में कहा, अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जब तक तुम नम्रता नहीं सीखोगे तुम हारे जाओगे। फिर वो गुस्से में उठकर चली गई। डायरेक्टर कांग भी सायरोई से निराश हो गई और वो भी चली गई। शाम को सायरोई ने अपने स्टाफ को देखा जो बिना शिकायत दिन रात मेहनत कर रहे थे। उस मोमेंट पर उसे एहसास हुआ कि उसके ईगो की वजह से सब लोग तकलीफ में हैं। ये सोचकर उसने टोनी को कॉल किया और दादी से मिलने का अपॉइंटमेंट मांगा। टोनी ने बताया कि दादी जेजू आइलैंड पहुंच चुकी हैं। सायरोई ने तुरंत यीसियो को कॉल किया। अचानक दादी ने फोन छीन लिया और खुद बात करने लगी। वो बार बार कहती रही, सायरोई एक बेवकूफ है। जब सायरोई ने उनसे इन्वेस्टमेंट मांगा तो दादी ने एक कंडीशन रखी, मैं तभी इन्वेस्ट करूंगी जब तुम बेस्ट रेस्टोरेंट कॉन्टेस्ट का फाइनल राउंड जीतोगे। सायरोई ने वादा किया, मैं जीतूंगा, लेकिन जिंदगी कहानियों की तरह नहीं होती। ग्यूनसू भी कॉन्टेस्ट जीतकर जांगा ग्रुप का वारिस बनना चाहता था। उसे पता था कि डैनबैम ने पिछले 2 राउंड्स ह्यूनी की कुकिंग से जीते थे, तो उसके मन में एक गंदी चाल आई। उसने सुआह से कहा कि वो पब्लिक में अनाउंस करे कि शेफ ह्यूनी ट्रांसजेंडर है। अगले दिन सायरोई और ह्यूनी कॉन्टेस्ट में गए। तब तक इंटरनेट पर ह्यूनी के ट्रांसजेंडर होने की खबर वायरल हो चुकी थी। सेउंग क्वोन ने तुरंत ये न्यूज दोनों को दिखाई। स्टूडियो में सब लोग इसी बात को लेकर बात कर रहे थे, जो कि ह्यूनी को काफी हर्ट कर रही थी। इस वजह से वो गुस्से में उठ के चली गई। जाहिर है ये सब कुछ जांग ग्यूनसू ने ही किया था। उसने जर्नलिस्ट को पैसे देकर ये खबर छपवाई थी। सुआह भी हैरान रह गई कि ग्यूनसू किसी भी हद तक जा सकता है। इस तरफ ह्यूनी वीमेंस रेस्टरूम में भाग कर गई, लेकिन वहां से भी उसे निकाल दिया गया। फिर सायरोई उसे मेंस रेस्टरूम में ढूंढ निकालता है। वहां वो दिल से उससे बात करता है, उसका हौसला बढ़ाता है। यदि तुम हार गई तो लोग तुम्हें और भी कुचलेंगे, तुम्हें जीतना होगा ताकि
ताकि सबके दिल का नफरत का जवाब मिल सके। ये बातें सुनकर ह्यूनी ने अपना कॉन्फिडेंस वापस पा लिया। स्टूडियो के अंदर सबको लगा कि ह्यूनी कंपटीशन छोड़ दे चुकी है। ग्यून सू ने तो कह दिया कि शो डैन बैम के बिना स्टार्ट कर दिया जाए, लेकिन अचानक ह्यूनी ने दरवाजा खोला और कॉन्फिडेंट अंदाज में अंदर चली आई। ग्यून सू के तो होश उड़ गए। शो दोबारा चालू हुआ ह्यूनी के वापस आने के साथ। सबकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उसने एक अल्टीमेट डिश बनाई। सब जजेस के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। जजेस ने अनाउंस किया, ह्यूनी है फाइनल विनर। खुशी से सबकी आंखों में आंसू आ गए। ह्यूनी के धमाकेदार कमबैक ने डैन बैम को जीत दिलाई। अजीब बात यह थी कि चेयरमैन जांग को पता था कि उसके बेटे ने गंदी चाल चली ह्यूनी के खिलाफ, फिर भी उसने डांटा नहीं बल्कि उसकी तारीफ की। उसने कहा, बस थोड़ी और बड़ी एम्बिशन चाहिए विरासत के लायक बनने के लिए। इसी वक्त यीसीओ कंपनी आई और ग्यून सू को जोर से थप्पड़ दे मारा। उसने कहा, आंखें खोलो अपनी। लेकिन ग्यून सू अब पूरी तरह से अंधेरा बन चुका था। उसके लिए अब बस एक ही मकसद था, जांगा ग्रुप जीतकर यीसीओ का प्यार पाना। यीसीओ अब इस बदतमीज के सामने कुछ नहीं कर सकती थी। वो भागकर सायरोई के पास चली गई। वो जानती थी सिर्फ सायरोई ही है जो उसे खुशी दे सकता है। कंपटीशन जीतने के बाद वो दादी चेयरवुमन किम सून रिए के पास इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गए। इस बार सायरोई भी फुल तैयार था। उसका सपना था डैन बैम को कोरिया ही नहीं दुनिया भर में ले जाना। जब इंटरनेट पर यह न्यूज छपी कि डैन बैम को 30 बिलियन वॉन का इन्वेस्टमेंट मिला है, तो ग्यून सू का मूड खराब हो गया। उसने पूछा, सुआ, तुमने सायरोई को कैसे नहीं हराया? अब उसके दिल में एक ही बात थी, सायरोई को बर्बाद करना। उसके बाप ने भी ये समझ लिया, इसलिए उसने उसे लीडरशिप मीटिंग में बुलाया। वहाँ उसने सबके सामने अनाउंस कर दिया, ग्यून सू ही जांगा का अगला वारिस होगा। ग्यून सू अपनी घटिया चालों के बावजूद सबकी नजरों में हाई वैल्यू बन गया। जब ये खबर न्यूज़पेपर में छपी तो उसका भाई ग्यून वॉन, जो जेल में था, वो भी बेचैन हो उठा। वो पागलपन की हद तक प्रैक्टिस कर रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन वापस लौट सके। और ऐसे ही 4 साल गुजर गए। अब सायरोई की आईसी कंपनी एक बड़ी बिजनेस एम्पायर बन चुकी थी। यीसीओ अब एक स्मार्ट और सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन गई थी। सायरोई अब कई छोटी बड़ी कंपनियों का जनरल डायरेक्टर बन चुका था। एक बोर्ड मीटिंग के दौरान कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स सामने आई, लेकिन यीसीओ ने अपने तेज दिमाग से सिर्फ कुछ लफ्जों में सबको एग्री करवा लिया। उसी वक्त ग्यून सू भी 4 साल बाद विदेश से पढ़ाई करके वापस आया। वो कॉन्फिडेंटली बोर्ड के सामने अपनी स्ट्रेटजी प्रेजेंट करता है। एक सस्ती रोड खरीदो, उसे अपग्रेड करो इटावॉन के स्टैंडर्ड तक, फिर उसकी लैंड प्राइस बढ़ जाएगी। उसे बेचकर ह्यूज प्रॉफिट कमा सकते हो। ये डील कुछ 100 बिलियन वॉन का प्रॉफिट कमा सकती थी। चेयरमैन जांग डेही ने तुरंत हाँ कर दी। ये साबित करता है कि ग्यून सू का बिजनेस दिमाग अब काफी तेज हो चुका है। चेयरमैन ने उसे सायरोई की कंपनी को बर्बाद करने का जिम्मा दिया और कहा, अगर तुम ये कर पाए तो तुम बनोगे मेरे उत्तराधिकारी। इसी वक्त उसका बड़ा बेटा ग्यून वॉन जेल से रिहा हो चुका था, लेकिन चेयरमैन जांग की तबीयत अब काफी खराब थी। उन्हें चक्कर आते थे, बेहोशी तक चली जाती थी। डॉक्टर ने कहा उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर है, वो भी फाइनल स्टेज का। लेकिन ग्यून सू सिर्फ चाहता था कि उसका बाप जल्दी मर जाए ताकि उसे विरासत मिल सके। ग्यून वॉन जेल से निकलने के बाद अपने पिता से मिलने गया। 4 साल की मेहनत ने उसे शांत और समझदार बना दिया था, लेकिन ग्यून सू ने अपने पिता से खुले तौर पर कहा, अब तो आपको फैसला लेना ही होगा, मैं अपने भाई से ज्यादा लायक हूँ। ग्यून वॉन भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैं पिछले 4 साल से आपके हर विजन को याद करता आ रहा हूँ, जांगा मुझे मिलनी चाहिए। इस तरफ सायरोई और सुआह डिनर पर गए थे, लेकिन होजिन ने तुरंत कॉल करके उसे बुला लिया। वहाँ पहुँचते ही होजिन गुस्से में बोलता है, तू आईसी का प्रेसिडेंट है और राइवल कंपनी की डायरेक्टर के साथ डेट कर रहा है, क्या तू अपने पिता की मौत भूल गया? होजिन परेशान था क्योंकि ग्यून वॉन जेल से निकल चुका था और चेयरमैन सिर्फ कुछ महीने और जिएंगे। ये सुनकर सायरोई के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने तुरंत चेयरमैन को फोन किया, मैं नहीं चाहता कि आप मरें, आपको जीना होगा ताकि मैं आपसे कंपेट कर सकूं। मजेदार बात यह थी, इस दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी था जो चेयरमैन जांग के जीने की दुआ कर रहा था, और वो था सायरोई। चेयरमैन जांग उसकी बात सुनकर दिल से हंस पड़ा। सायरोई कंपनी वापस आया तो देखा यीसीओ टेबल पर थकी हुई सो रही थी। उसने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उतारकर उस पर डाल दी। तभी अचानक यीसीओ उठ गई। उसने जैकेट देखा और एकदम इमोशनल हो गई। सायरोई भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, शायद उसे अपने जज्बात समझ नहीं आ रहे थे। अगले दिन सुबह एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। टॉपिक था, जांगा ग्रुप का अगला चेयरमैन कौन बनेगा। अगर जांग ग्यून वॉन का छोटा भाई ग्यून सू चेयरमैन बन गया तो ये सायरोई के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था, इसलिए उसे रोकना जरूरी था। यीसीओ ने एक स्मार्ट प्लान बनाया। पहला स्टेप, ग्यून सू को सीईओ के पद से हटाना, फिर अपने आप को उसकी जगह लाना, क्योंकि यीसीओ के पास भी शेयर्स थे। सबको ये प्लान परफेक्ट लगा, सबने तुरंत हाँ कर दी। मीटिंग के बाद सब चले गए, सिर्फ सायरोई और यीसीओ रह गए। प्लानिंग कंटिन्यू हो रही थी, तभी सुआह का फोन आया। डिनर इनवाइट दिया, लेकिन सायरोई ने सीधा मना कर दिया।
बोला मैं बिजी हूँ। ये सुनकर यीसियो थोड़ा झलकर कुछ हल्का फुल्का ताने मार गई। सायरोई थोड़ा गुस्सा हो गया और साफ कह दिया, मैं तुम्हें एक औरत के रूप में नहीं देखता। यीसियो का दिल टूट गया, उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आया। सायरोई को भी बुरा लगा, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी। फिर भी यीसियो सब कुछ समझ गई। उसने महसूस किया ये उसका ईगो नहीं, उसका गिल्ट और कंफ्यूजन बोल रहा है। दूसरी तरफ चेयरमैन जांग को सायरोई के प्लान का पता चल गया। उसने तुरंत नया चाल चला, ग्यून सू को सीईओ बनाए रखने का। यीसियो रोज शेयर होल्डर्स से मिल रही थी, अपना पूरा एफर्ट लगा रही थी उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए। सबने देखा यीसियो कितनी ब्रिलियंट और कमिटेड है। धीरे धीरे सब उसकी रिस्पेक्ट करने लगे, लेकिन इस स्ट्रगल में उसकी नाक से खून निकल गया। फिर भी वो नहीं रुकी। जब यीसियो जान तोड़कर काम कर रही थी, तब सायरोई सू आह से मिलने गया। सू आह ने पूछा, क्या तुम अब भी मुझे पसंद करते हो? तभी यीसियो वहाँ पहुँच गई। दोनों को एक साथ देख लिया, उसका दिल टूट गया। वो कुछ बोले बिना वहाँ से चली गई। सायरोई उसके पीछे भागना चाहता था, लेकिन सुआह ने उसे जानबूझकर रोका। थोड़ी देर बाद सायरोई निकला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यीसियो दुख भरे दिल के साथ अपनी माँ के घर चली गई। अगली सुबह जांगा ग्रुप की शेयर होल्डर्स मीटिंग थी। यीसियो बीमार थी, फिर भी गई, लेकिन ज्यादा थकान की वजह से मीटिंग के बीच ही बेहोश हो गई। उसकी नॉन अटेंडेंस की वजह से सीईओ बनने का उसका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। चेयरमैन जांग की टीम जीत गई, लेकिन सायरोई को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सब कुछ छोड़कर सीधा हॉस्पिटल गया, यीसियो के पास। यीसियो ने तुरंत एक प्लान बी बना लिया, लेकिन जब सायरोई ने देखा कि वो काम में हद से ज्यादा डूबी हुई है, तो उसने कहा, थोड़ा रेस्ट लो वरना तुम्हें फायर कर दूंगा। ये कहकर सायरोई चला गया। तभी सेयोंग क्वोन उसके पीछे आया और बोला, तू भी बिल्कुल सुआह की तरह अंधा हो गया है, गलती पे गलती कर रहा है। सेयोंग क्वोन के शब्दों ने सायरोई को झटका दिया। उसकी आंखें खुलने लगी, और जब उसने वो नेकलेस देखा जो यीसियो को पसंद था, तो बिना सोचे समझे जाकर उसके लिए खरीद लाया। लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचा तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नेकलेस दे सके, बस बाहर खड़ा रहा। इसी बीच जांग ग्यून वॉन एक गैंग के बॉस से मिला। उसने पैसों से भरा एक बैकपैक टेबल पे फेंक दिया और बोला, सायरोई के ग्रुप को खत्म कर दो। दूसरी तरफ सायरोई यीसियो का काम संभाल रहा था। जब उसने उसकी ड्रॉर खोली तो गलती से पूरी यीसियो की डायरी पढ़ ली, और एक स्केच भी मिला जो यीसियो ने उसका बनाया था। ये सब देखकर सायरोई सब कुछ समझ गया। यीसियो उससे सच में प्यार करती थी, और तब उसने पहली बार महसूस किया, मैं भी उससे दिल से चाहता हूँ। वो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागा अपने दिल का इजहार करने के लिए। हॉस्पिटल में यीसियो को वही नेकलेस मिल गया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया सायरोई भी उससे प्यार करता है। तभी एक नकली डॉक्टर रूम में आया और बोला, अब इंजेक्शन का वक्त हो गया है। कुछ देर बाद जब सायरोई हॉस्पिटल पहुंचा तो रूम पूरी तरह बिखरा हुआ था, और तभी उसके फोन पर एक फोटो आई यीसियो की किडनैपिंग की, साथ में एक अनोनिमस मैसेज, अकेले आ वरना यीसियो नहीं बचेगी। सायरोई पागल की तरह कार लेकर निकल गया। ग्यूनसू ने कुछ गड़बड़ महसूस की तो वो भी उसके पीछे चला गया। कुछ देर बाद सायरोई एक जंगल वाले रास्ते पर पहुंचा। वहीं पे ग्यून वॉन ने सोचा, चलो छोटे भाई को भी खत्म कर देते हैं। उसने तुरंत एक कार को ऑन ऑर्डर दिया ग्यूनसू को टक्कर मारने के लिए, लेकिन सायरोई ने उसे बचा लिया और खुद कार के साथ पहाड़ों से नीचे गिर गया। गिरने के दौरान उसका दिमाग सिर्फ यीसियो के बारे में सोच रहा था। उसे अफसोस हो रहा था, काश मैंने उसके प्यार को कबूल कर लिया होता। ग्यूनसू ने सब कुछ देखा और तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन ग्यून वॉन ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने और लोग भेजे सायरोई को मारने के लिए। ग्यूनसू ने वक्त पे सेयोंग क्वोन को कॉल करके सब कुछ बता दिया। तभी गुंडों ने ग्यूनसू को बेहोश करके यीसियो के पास फेंक दिया। ग्यून वॉन को लगा सायरोई मर चुका है। फिर भी बॉस ने चेक करने लोग भेजे, लेकिन एम्बुलेंस टाइम पे पहुंच गई। वो भाग गए। सायरोई को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो बेहाल था, सांसें कमजोर थीं, जिंदगी और मौत के बीच लटक रहा था। सब लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि यीसियो कहाँ है। तभी एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर ने कैमरा फुटेज देखा और तुरंत समझ गया कि ये एक किडनैपिंग का केस है। सायरोई के फोन पर अब भी अनोनिमस मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन अगर पुलिस को बताया तो किडनैपर्स उसे मार भी सकते थे। इसलिए सेयोंग क्वोन ने खुद उन लोगों से निपटने का फैसला किया। उधर जांग ग्यून वॉन दोनों को टॉर्चर कर रहा था। उसने यीसियो को धमकाया, जो देखकर जांग ग्यूनसू गुस्से से लाल हो गया, लेकिन यीसियो ने दिखावा किया जैसे वो डर गई हो। जैसे ही जांग ग्यून वॉन वहां से गया, यीसियो ने तुरंत अपना कंपोजर वापस पाया और खुद छुड़ा लिया। इसी वक्त सेयोंग क्वोन उस गैंग के बॉस के पास पहुंचा, जिसे जांग ग्यून वॉन ने हायर किया था। उसने बॉस से हाथ जोड़कर कहा, प्लीज रुक जाओ, आखिर हम सब ने 10 साल जेल काटा है सायरोई के साथ। लेकिन गैंग वालों ने उसकी बात नहीं सुनी, उसे मार दिया। सेयोंग क्वोन ने इसी दौरान एक मौका देखा और पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस टाइम पे आई और सबको अरेस्ट कर लिया। दूसरी तरफ यीसियो ने पूरी रात मेहनत करके रस्सी काट दी और तुरंत जांग ग्यूनसू को भी आजाद कर दिया। दोनों ने मिलकर एस्केप प्लान बनाया, और इसी वक्त सायरोई अभी भी कोमा में था। अपने सपने में वो अपने पिता के साथ एक ब्रिज पर था। वो ब्रिज था जिंदगी
और मौत के बीच का। पापा बोले, अगर थक गया हो तो मेरे साथ चल। सायरोई ने अपने पापा को गले लगाया, लेकिन बोला, मैं यीसियो का कर्ज चुकाए बिना नहीं जा सकता। ये कहकर सायरोई ने ब्रिज से एक कदम पीछे लिया और तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। जिंदगी जीने की इच्छा इतनी मजबूत थी कि वो मौत के मुंह से वापस आ गया। लेकिन सायरोई जोर जोर से रो रहा था। अपने पापा से बिछड़ना उसके लिए दर्द का समुंदर था। वहीं दूसरी तरफ जांग ग्यूनवॉन भी अपने पिता को कॉल कर रहा था, लेकिन सायरोई के उलट वो अपने पिता पर ही सारी गलती डाल रहा था। जो कुछ भी हुआ उस सब का जिम्मेदार आप हो, उसने कहा। मैं बदला ले रहा हूँ उस दर्द का जो आपने मुझे 5 साल पहले दिया था। उसने चेयरमैन जंग को ओपन चैलेंज दिया और बता दिया कि यीसियो और जांग ग्यूनसू को कहां रखा है। चाहते हो तो आकर रेस्क्यू कर लो। ये सुनकर चेयरमैन जंग का दिल टूट गया। उसने महसूस किया जो कुछ अपने बेटे को सिखाया था उसका फल अब भुगत रहा है। वापस डिटेंशन सेंटर में जैसे ही जांग ग्यूनवॉन वापस आया, जांग ग्यूनसू ने छुपकर उस पर वार किया। यीसियो भी उससे और मारना चाहती थी ताकि सुकून मिले, लेकिन जांग ग्यूनसू ने उसे रोका और दोनों बिना किसी और देर के भाग गए। बाहर निकलते ही एक कार में भागकर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही वो दोनों भागने वाले थे, गैंगस्टर्स ने हेडलाइट्स चला दी ताकि रास्ता ब्लॉक हो जाए। बॉस और ग्यूनवॉन दोनों वहां पहुंच गए और उन्होंने यीसियो और ग्यूनसू को चारों तरफ से घेर लिया। दूसरी तरफ सायरोई अभी अभी होश में आया था और जैसी ही आंख खुली उसका पहला ख्याल था यीसियो कहां है। वो तुरंत उसे बचाने के लिए निकलने लगा। ये देखकर सुआह ने उसे रोका, लेकिन सायरोई ने बिना झिझक कह दिया, मैं यीसियो से मोहब्बत करता हूँ। और फिर बोला, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं उसे बचा के ही रहूंगा। इसी बीच उसे पता चला कि चेयरमैन जांग को यीसियो के लोकेशन के बारे में सब कुछ पता है। वो चोट लगने के बावजूद तुरंत उसके घर पहुंच गया। वहां जाकर सायरोई ने धमकी दी, अगर आपने नहीं बताया तो मैं पुलिस को सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन चेयरमैन जांग आसानी से डरने वालों में से नहीं था। उसने एक शर्त रखी, यीसियो की जिंदगी चाहिए तो घुटनों पे आके माफी मांगो। सायरोई ने गुस्से में कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी घुटने नहीं टेकूंगा। पर यीसियो के लिए उसने अपना घमंड, अपनी ईगो सब कुछ छोड़ दिया और घुटनों पे बैठ गया। ये देखकर चेयरमैन जांग पागल की तरह हंसने लगा। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उसे मिल गई थी, लेकिन बदले में उसने अपने खुद के बेटे ग्यूनवॉन को बेच दिया और यीसियो का एड्रेस एक पेपर पर लिख कर दे दिया। सायरोई ने वो पेपर छीना और गुस्से में कहा, अब तू मेरा दुश्मन भी नहीं रहा। जो आदमी अपने दुश्मन के सामने घुटने टेकवाने के लिए अपने खुद के बेटे को बेच दे, वो मेरी नफरत के भी लायक नहीं। और फिर बिना पलटे सायरोई निकल गया और चेयरमैन जांग सिर्फ अपने गुस्से में जलता रहा। उधर दूसरी तरफ गैंगस्टर्स ने यीसियो और ग्यूनसू को घेर लिया था। मारने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। यीसियो ने एक बेलचा उठाया और ग्यूनसू ने आयरन रॉड अपने पैर के पास से निकाली। यीसियो ने काउंट किया 1 2 3, लेकिन जैसे ही 3 बोला वो बेलचा गिराकर भाग गई। ग्यूनसू वहां अकेला रह गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यीसियो से सच्चा प्यार करता था। उसने अपनी आखिरी ताकत लगा दी उन गैंगस्टर्स को रोकने में। तभी ग्यूनवॉन ने उस पर जानलेवा वार करना चाहा, लेकिन एक पल के लिए उसकी इंसानियत जाग उठी और वो रुक गया। लेकिन अगले ही पल गैंगस्टर बॉस और ग्यूनवॉन दोनों कार में बैठे और यीसियो का पीछा करना शुरू कर दिया। यीसियो भाग रही थी और जब बॉस उस पर वार करने ही वाला था, वो सीधा एक फील्ड की तरफ भाग गई। बॉस ने अपने आदमियों को भेजा उसके पीछे और खुद ग्यूनवॉन के साथ कार लेकर उसका रास्ता ब्लॉक करने निकल गया। यीसियो सड़क पर भागकर पहुंचती है, थक चुकी होती है, सांस फूल चुकी होती है। तभी एक कार फुल स्पीड से उसकी तरफ आती है, लेकिन उसी वक्त सायरोई भी वहां पहुंच गया। उसने फुल एक्सेलरेटर दबा दिया। सायरोई ने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया, सीधा ग्यूनवॉन की गाड़ी से टकरा गया। लेकिन सायरोई की कार ज्यादा मजबूत थी, इसलिए दोनों जिंदा और सुरक्षित बाहर निकल आए। यीसियो खुशी से दौड़ती हुई उसके पास आई और सायरोई को जोर से गले लगा लिया। तभी ग्यूनवॉन और गैंगस्टर बॉस भी वहां पहुंच गए। सायरोई ने पुराने रिश्ते की बात की और गैंगस्टर बॉस से कहा, अगर जरा भी इंसानियत बाकी है तो हट जाओ। लेकिन उसके दिल में अब कोई एहसास नहीं था, वो सिर्फ पावर देख रहा था। ये सब देख के सेयोंग क्वोन ने एक बड़ी कुर्बानी देने का फैसला किया। उसने कहा, तुम दोनों भागो, मैं उन्हें रोकता हूँ। और फिर उसने पूरी ताकत लगा दी। एक के बाद एक को गिरा दिया, सिर्फ गैंग बॉस बचा जिसने टक्कर दी। उधर ग्यूनवॉन ने गाड़ी उठाई और सायरोई का पीछा करना शुरू कर दिया। सायरोई दर्द में था, थक गया था और यीसियो को देख कर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सड़क के बीच दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे। तभी ग्यूनवॉन ने फुल स्पीड में कार उनकी तरफ दौड़ाई। गुस्से में सायरोई ने एक ईंट उठाई और सीधा कार पर मार दी। कार रुक गई। सायरोई ने यीसियो से कहा, तुम भागो, पुलिस ले आओ, मैं इसे यहीं रोकता हूँ। ग्यूनवॉन ने जेल में 4 साल तक लड़ाई की ट्रेनिंग ली थी और सायरोई पहले ही जख्मी था। उसने सायरोई का बुरा हाल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सेयोंग क्वोन ने बॉस और उसके आदमियों को हरा दिया, लेकिन जान नहीं ली। बस इतना कहा, मैं चाहता हूँ तुम अच्छे इंसान बन जाओ। सायरोई बेहोश होने के करीब था, लेकिन यीसियो की याद ने उसमें जान डाल दी। वो वापस खड़ा हुआ। ग्यूनवॉन हैरान रह गया। सायरोई ने अपनी आखिरी ताकत जोड़कर उस पर वार किया और जीत गया। खुद भी गिर गया, लेकिन जीत उसकी थी। तभी यीसियो
पुलिस के साथ वापस आई। दोनों ने रोकर एक दूसरे को गले लगाया, जैसे एक दूसरे की जान बन चुके हों। अगली सुबह सू आह ने जंगा ग्रुप के सारे क्रिमिनल प्रूफ्स पुलिस को दे दिए। तुरंत रेड पड़ गई। कंपनी पर एम्बेजलमेंट और ब्राइबरी के इल्जाम लगे और चेयरमैन जांग इन्वेस्टिगेशन में आ गया। उसने कहा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। वैसे भी जीवन में ज्यादा कुछ बचा नहीं, लेकिन सेक्रेटरी ने बताया पार्टनर रेस्टोरेंट्स सब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। कंपनी डूब रही थी। जंगा ग्रुप का दीवाला निकल गया और सब कुछ बेचना पड़ा। चेयरमैन जांग घबरा गया। ताकत, इज्जत सब हाथ से जा रहा था। उसने हर जगह मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तब उसने सोचा, अब सिर्फ साय रोई ही मुझे बचा सकता है। लेकिन अब तो ग्यून वॉन जेल जा चुका था, मर्डर और किडनैपिंग के केस में। जिंदगी भर की सजा उसका इंतजार कर रही थी। इस तरफ साय रोई भी हॉस्पिटल में होश में आता है। सबसे पहला काम, उसने उस इंसान को गले लगा लिया जिससे वो दिल से मोहब्बत करता था, यीसियो को। लेकिन यीसियो की माँ बहुत गुस्से में थी। जब उसने पूरा हाल सुना तो हॉस्पिटल में ही साय रोई को जोर की डांट लगाई। लेकिन साय रोई ने सिर्फ इतना कहा, माफ कीजिए, और बस। यीसियो की माँ का गुस्सा पिघल गया। यीसियो भी खुशी से मुस्कुरा उठी। तीनों खुशी खुशी हॉस्पिटल से घर की तरफ निकले। लेकिन जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचे, उन्होंने देखा चेयरमैन जांग वहां उनका इंतजार कर रहा था। इस बार साय रोई खुद किचन में गया और अपने हाथों से एक खास डिश तैयार की। फिर वो प्लेट लेकर चेयरमैन जांग के सामने लाया और बोला, इसका स्वाद लीजिए। टेस्ट इतना लाजवाब था कि चेयरमैन जांग का नजरिया बदल गया। अब उसे साय रोई के टैलेंट पर यकीन हो गया था। फिर साय रोई ने एक बड़ी घोषणा की, मैं जंगा ग्रुप का डैनबैम के साथ मर्जर कर रहा हूँ, और साथ ही कहा, जंगा नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। ये सुनकर चेयरमैन जांग का चेहरा उदास हो गया और अचानक वो झुक गया, जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, मैंने जिंदगी भर सिर्फ गलतियां की, लेकिन अब अंतिम समय में तुमसे माफी मांगता हूँ, और जमीन पर सिर झुका दिया। एक वक्त था जब साय रोई चाहता था कि चेयरमैन जांग उसके सामने झुक जाए, लेकिन आज उस झुके हुए इंसान को देखकर उसे कोई खुशी नहीं मिली। उसका दिल पिघल गया। उसने चेयरमैन को माफ कर दिया, लेकिन मर्जर तो होगा ही। दोनों ने कभी खाली हाथों से सफर शुरू किया था। एक ने इंसानियत और हिम्मत के साथ, और दूसरे ने घमंड के साथ, और आखिर में दिल के बिना सब कुछ खोना पड़ा। और फिर हुई वो मीटिंग जहां जंगा ग्रुप का मर्जर फाइनल किया गया। साय रोई अब नए साम्राज्य का प्रेसिडेंट बना और शेयर होल्डर्स ने उसका पूरा साथ दिया। जांग ग्यून सू ने भी साय रोई के लिए इज्जत महसूस की और उसने अपनी पुरानी महत्वाकांक्षा छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। साय रोई एक ऐसा लड़का जो कभी खाली हाथ था, जिसका पिता कत्ल हो गया था, जो जेल भी गया, लेकिन जिसने सिर्फ अपनी नीयत, ईमानदारी और हिम्मत के दम पे सब कुछ जीत लिया। आखिर में साय रोई और यीसियो एक साथ बाहर घूमने गए। वो दिन उनका था, और कई सालों बाद साय रोई ने यीसियो का हाथ थामा और उसे एक गर्मजोशी भरा किस दिया। दोनों ने मिलकर एक नई खुशहाल जिंदगी शुरू की। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जज्बात के साथ।